हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। 3-4 दिन से क्लास नहीं हो रही है, कारण इसका ये है कि जिस क्षेत्र में मैं हूँ या आजकल आप हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो वाईफ़ाई है और नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो जारी है। तो मुझे लगा था 1-2 दिन में आई थिंक रिकवर हो जाएगा, बट रिकवर नहीं हो पाया है। तो आज की जो ये क्लास है, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा मोबाइल डाटा से ही। तो देखते हैं क्या मोबाइल डाटा कारगर है, क्योंकि वाईफ़ाई बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, ठीक है ना? वायर्स यहाँ पे जो हैं हट चुकी हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है और जल-भराव भी है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ हैं। बट हाँ, 4 दिन हो गए हैं, मैं नहीं चाहता इससे ज़्यादा लैग हो और बता चुका हूँ कि करेक्शन फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, ठीक है? लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, लैब असिस्टेंट में करेक्शन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है करेक्शन वगैरह कुछ करना है, तो उसमें टाइमली कर लीजिएगा, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था मैंने वेस्पर थ्योरी शुरू करी थी और लास्ट क्लास में भी कुछ वही नेटवर्क इशू रहा और जो क्लास है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बट कोई बात नहीं, आज मैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल मतलब केमिकल बॉन्डिंग जो है इसको पूरा ही कंप्लीट करा दूँगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है सारा कंसेप्ट जितना भी है वो सारा एक ही क्लास में पढ़ा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे सिलेबस में है शेप ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं स्ट्राइक नंबर 2 से लेकर 7 तक सारे ही आज करा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं शेप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना? तो इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी शेप को समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्राइक नंबर की। आई थिंक आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आपको स्टैटिक नॉलेज के बारे में स्टैटिक जो नंबर है, इसके बारे में पता होगा। तो शुरू करता हूँ स्ट्राइक नंबर 2 से, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। 2 का मतलब आप जानते हैं, इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, है ना? और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण आएगा वो sp आएगा, ठीक है? समझते हैं यहाँ पे किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल होगा Ab2 टाइप, ठीक है? मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, जिसे हम केंद्रीय परमाणु कहेंगे, ठीक है? एक होगा सेंट्रल एटम और इससे जो यहाँ पे जुड़े होंगे, इसे जनरली हम लिगैंड बोल देते हैं, तो इससे कुछ लिगैंड अटैच्ड होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सेंट्रल एटम एक होगा, उससे 2 लिगैंड जुड़े होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह का जो अगर आपका मॉलिक्यूल है, उसमें जो आपको संकरण देखने को मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, वो sp होगा, ठीक है? हाँ, और मैं ये मोबाइल डाटा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए कहीं पे वीडियो कटता है, ब्लर होता है, वॉइस कट होती है, तो कोई बात नहीं, मेरी अगर ये घंटे, डेढ़ घंटे की मेहनत बेकार जाएगी, कोई बात नहीं। मैं जो है वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता आप लोगों का इसमें नुकसान हो, ठीक है? और हाँ, शेप और स्ट्रक्चर मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट की, ठीक है? और मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर एंड तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा और मुझे लगता है इस साल के एंड होने तक इसका कंप्लीट जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और मेबी जैन-फ़ेब से जो है जॉइनिंग भी हो जाए, है ना? थोड़ा फ़ास्ट यहाँ पे चल रहा है इसमें प्रोसेस, तो मान के चलिए जल्दी से इसका जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ख़ैर बाकी Ab2 सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से संकरण निकल के आएगा। तो समझना A है, A से 2 B जुड़े हैं, ठीक है ना? और A से 2 B सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। याद कीजिए हमने जो वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, वेस्पर जो सिद्धांत पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि हमें क्या करना है, टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन, है ना? जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज़ करना है, मतलब कम से कम करना है। टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण जो है इसको सबसे कम करना है और हम जानते हैं क्यों कम करना है? क्योंकि हम जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है, युग्म होता है, ये आपस में प्रतिकर्षण दैट मीन्स रिपल्सन करता है। तो टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन वी पुट द 2 बॉन्ड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से आप देखते हैं A B2 टाइप में A और B एक दूसरे से अपोजिट साइड में चले जाते हैं, मतलब A से 2 B अपोजिट साइड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब देखो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? इसके बाद हम ड्रैगो का रूल जानते हैं। ड्रैगो रूल, ड्रैगो का नियम क्या होता है? ड्रैगो का रूल ये कहता है कि यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड पेयर गिनने हैं और लोन पेयर गिनने हैं। सिग्मा बॉन्ड बताइए जल्दी से, एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है। क्या यहाँ लोन पेयर है? असंयोजित युग्म जोड़ा है? नहीं है, तो दैट मीन्स 0, 2 + 0 दैट मीन्स इसका स्ट्राइक नंबर 2 आ गया और तो उसका संकरण sp हो गया। क्या संकरण आएगा? sp, और जिसका संकरण sp होता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है? रैखिक, लीनियर। देखो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन में है, सरल रेखा में है, तो ये लीनियर है, ठीक? और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री है। क्लियर है? बहुत सरल सी बात, ठीक है? तो sp हो गया, लीनियर हो गया, मुझे समझ में आता है स्ट्राइक नंबर 2, ठीक है? अब इसमें चाहे तो आप बहुत सारे एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है? BeCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है?
इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे कर भी सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे पता है आप सब ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, बट मैं क्लास 12th वालों के लिए भी बात समझा रहा हूँ कि बेटा जी, आपको अगर CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। कार्बन का आप जानते हैं परमाणु संख्या 2 होती है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि पहले कक्ष में 2 और बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के आपने बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं उसका परमाणु संख्या 8 है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसके पास फर्स्ट शेल में 2 आउटर मोस्ट में 6 है। मतलब उसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो वही आपने दिखाया 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक? इसका आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, ठीक? और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहाँ पे बनता है सहसंयोजक बंध, ठीक है? तो हम देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हुई, 1 बॉन्ड बन गया, 1 बॉन्ड बन गया। दैट मीन्स का अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आप सभी को पता है ऐसा बनेगा, ठीक है? चलिए, अब वेस्पर थ्योरी में और वेस्पर थ्योरी से पहले मैं हाइब्रिडेशन लेके चलूँगा। हाइब्रिडेशन में हमने एक और कांसेप्ट सीखा था कि जब भी हम संकरण निकालते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं, तो हम सिग्मा बॉन्ड को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए तो हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा? सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना? केवल हम सिग्मा बॉन्ड को यहाँ कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है? पाई। ऐसे यहाँ एक सिग्मा है, दूसरा क्या होगा? पाई, है ना? बहुत सरल सी बात, ठीक है? अब इसके बाद ड्रैगो का नियम लगा लीजिए, जस्ट आपने अभी ऊपर सीखा क्या कि आपको जब भी संकरण निकालना है, तो आप क्या गिनेंगे? आप गिनेंगे सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है? और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो, 1 और 1 2 सिग्मा, और लोन पेयर यहाँ कार्बन के पास नहीं है। देखो सेंट्रल एटम मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ ये प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना? जो केंद्र परमाणु है, केंद्रीय परमाणु इसको देखना होता है। तो मैंने आपको बताया था केंद्रीय परमाणु कैसे पहचाना जाता है। तो समझ लो अगर जो कम मात्रा में है वही केंद्रीय परमाणु होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन कम मात्रा में है तो यही केंद्रीय परमाणु होगा, और जो सेंट्रल एटम होगा उसी का हम संकरण या फिर हाइब्रिडेशन निकालेंगे, है ना? ऐसे ही BeCl2 है, तो आप समझ सकते हैं सेंट्रल एटम कौन हो गया यहाँ? Be हो गया। ऐसे ही MgCl2 में कौन हो गया? Mg हो गया। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, दैट मीन्स का जो स्टेरिक संख्या है ये 2 आ जाएगी, ठीक? 2 का मतलब 1 S 1 P, दैट मीन्स का हाइब्रिडेशन संकरण sp आया है, ये लीनियर है। एग्जाम में हमें ऐसे ही निकालना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो हमें कंपटीशन बेस पे भी पढ़ना है, ठीक है? बाकी हम हाइब्रिडेशन बहुत मेथड से पढ़ सकते हैं, आप इसको एनर्जी लेवल डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हाइब्रिडेशन को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? वो अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ना है तो उसके लिए मैं कहूँगा वही जो ग्रेजुएशन वाली जो क्लासेस आएंगी या मास्टर्स वाली आएंगी, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ मैं आपको जो है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हाइब्रिडेशन संकरण पढ़ाऊंगा। क्लियर है? बट हाँ, हम हमसे एग्जाम में क्या पूछेगा भाई, मॉलिक्यूल है इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, है ना? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई इनमें से कितने मॉलिक्यूल हैं जिसका संकरण sp2 होगा, sp3 होगा, ठीक है? या फिर कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इसका संकरण क्या है, इसकी शेप क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है? इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक? चलिए स्टेरिक संख्या 3 पे आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे संकरण जो होगा 1 S और 2 P, sp2 यहाँ संकरण हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं हाँ मॉलिक्यूल का टाइप बनेगा। एक मॉलिक्यूल का टाइप बनेगा AB3, है ना? AB3 3 बनाए तो, ठीक है? थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, बट समझिए ये ऑलरेडी 4 दिन से क्लास नहीं हुई, चौथा दिन है आज, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा आज की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल मैं तैयार कर चुका हूँ। जैसे अगर व इंटरनेट की सुविधा अच्छे से अवेलेबल होती है, तो कल की क्लास में जो कि पिछले संडे आना था, ठीक है? जो कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्लास में कल जो है अपलोड कर दूँगा, कोशिश करूँगा अपलोड करने की, कल अपलोड कर दूँ, ठीक? और कोशिश करूँगा कि जैसे हमने क्लास रखी है मंडे, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 4 दिन क्लास रखी है जिसमें 2 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है? तो 2 दिन के गैप में मैं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक? क्लासेस मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले पूरा ही सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि अगले टॉपिक्स जो हैं हमारे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या केमिकल काइनेटिक्स है, ये आप क्लास 12 से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्लास 12 के वीडियोज़ आएँगे क्योंकि देखो इस सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस मेंशन नहीं कितना आएगा, है ना? ऐसे ही बस केवल केमिकल काइनेटिक्स लिख के छोड़ दिया। ठीक? ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख के छोड़ दिया, कितना आएगा? तो मेंशन नहीं, इसलिए मैं दोबारा मेहनत नहीं करूँगा इस पे। तो आप क्या करेंगे क्लास 12th का जो मैराथन सीरीज़ आ गया है, मैं बोलूँ एक सिंगल वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उतने ही 4-5 घंटे उसको कंप्लीट कराने में लगेंगे और 4-5 घंटे में वहाँ पे वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात एक ही है, किसी भी तरीके से उसको लेके चलिएगा। ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बच्चे बुक्स के लिए पूछ रहे हैं। जो बच्चे बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, इच्छा है आप बुक लेना चाहते हैं, बुक ले लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको बता चुका हूँ 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल है। ठीक है? तो 99 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ और जितनी भी चीज़ें, जितने भी 11th स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी स्टेट का, वो सारा वहाँ पे आपको जो है इंक्लूड करके दिया जाएगा। ठीक है? चलिए खैर, तो अब आगे देखते हैं AB3 टाइप, समझते हैं इसको। AB3 में अगर जल्दी से देखें, A है, ठीक है? इससे 3 B कनेक्ट हैं, तो 1 B, ये 2 B, ये 3 B, 3 B कनेक्ट हैं, ठीक है? और आप देख रहे हैं तीनों एक सिंगल बॉन्ड से हैं, तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 3 सिग्मा है।
ड्रैगो रूल अब तो याद हो गया होगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिनने हैं। क्या ए पे कोई भी लोन पेयर है, असंयोजित युग्म जोड़ा है, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सारे नाम बताए थे, ध्यान में रखना एग्जाम में किसी भी नाम से आ गया और पता चला लोन पेयर तो बहुत अच्छे से पता है बट नॉन बॉन्डेड दिमाग में नहीं आया या अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिमाग में नहीं आया तो समस्या हो जाएगी। तो सारी टर्म्स को हमें याद रखना है। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। लोन पेयर है क्या, नहीं। 3 + 0 दैट मींस का स्ट्राइक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, स्ट्राइक संख्या 3 आ गई, दैट मींस का संकरण sp2 आ जाएगा। और जिसका संकरण sp2 आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। जिसको ट्राइगोनल प्लेनर समझ में नहीं आता है तो बहुत सरल सी बात है, अपने पंखे को देखिए, पंखे में है 3 पंखुड़ियां, है ना। तो पंखे का ये सेंट्रल पार्ट हो गया, है ना, उसकी 3 पंखुड़ियां हो गई। और अब जानते हैं पंखे की 3 पंखुड़ियां तीनों से जो है तीनों आपस में बराबर दूरी पे होती हैं और बराबर दूरी पे होंगी तो आप जानते हैं यहाँ पे जो बंधीय कोण होगा, है ना, बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है, ठीक। अब मॉलिक्यूल टाइप बना के देखेगा, जैसे BCl3 है ना, AlCl3 ये बना के देखेगा, या SO3। अगर किसी को SO3 बनाना है तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, देखो SO3 ऐसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। हाइब्रिडेशन में कभी भी पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड को हम कंसीडर करते हैं, तो आंसर होगा उसका नो, वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर द हाइब्रिडेशन। तो उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी बन सकता है क्या कि भाई इन हाइब्रिडेशन पाई बॉन्ड कैन बी टेकन एज, तो भाई उसका आंसर बनेगा नो, पाई बॉन्ड को वहां पे नहीं लिया जाता है। क्लियर, चलिए तो कितने सिग्मा है, देखो 3 सिग्मा है। क्या है, लोन पेयर है सल्फर पे, नो, तो 3 + 0 दैट मींस ये आ जाएगा 3, 3 का मतलब आप जानते हैं sp2, फिर इसके बाद ट्रायगोनल प्लेनर 120 बॉन्ड एंगल हो जाएगा। क्लियर, इसमें आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे एक और टाइप हो सकता है, कैसा, अगर मान लो ए पे 2 बी है और एक लोन पेयर है, बिल्कुल ये टाइप भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। ए पे 2 बी है और एक लोन पेयर है, ये टाइप भी हो सकता है। तो समझो, ए इस पे हो गया एक लोन पेयर, मैं इस लोन पेयर को ना नीचे की साइड बनाता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एक लोन पेयर हो गया और 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। और याद कीजिए वेस्पर थ्योरी पढ़ा है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड को दबाना शुरू कर देगा, है ना, इन बॉन्ड को दबाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब बॉन्ड को दबाएगा तो बॉन्ड एंगल जो 120 होना चाहिए, आपको पता है, अगर ए पे 2 बी और एक लोन पेयर है। चलो पहले इसका संकरण निकालते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा है ड्रैगो का नियम कि हम सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे और लोन पेयर निकालेंगे। सिग्मा बॉन्ड देखिए, एक सिंगल 2 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर बताइए, केवल एक दिख रहा है साफ साफ, ए पे एक ही लोन पेयर असंयोजित युग्म जोड़ा है। तो इसका संकरण स्ट्राइक नंबर निकाल के देखिए जल्दी से, 1 मिनट दीजिएगा, हाँ। स्ट्राइक नंबर निकाल के देखिए जल्दी से, 2 और 1 कितना आ गया, ये 3 आ गया, 3 का मतलब sp2 आ गया। sp2 के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री ज्यामिति ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखो ज्योमेट्री एक मैथमेटिकल टर्म है ना, ज्योमेट्री ज्यामिति एक मैथमेटिकल टर्म है। ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर आपसे शेप पूछा जाए तो शेप किस पे डिपेंड करता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, शेप डिपेंड करता है वेस्पर थ्योरी पे। और वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, टू मिनिमाइज द रिपल्सन, जो प्रतिकर्षण है उसे कम से कम करना है। और आपने देखा था कि लोन पेयर असंयोजित है, बंधा हुआ नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ज्यादा घूमता है, मतलब ज्यादा अपने क्षेत्र पे घूर्णन करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को दबाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड के बीच का जो बंध का कोण है ना, बॉन्ड एंगल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घटकर 120 से कितना हो जाएगा, देखते हैं, समझते हैं। पहले एक बात को समझिए, यहाँ पे शेप क्या आ गई, शेप देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लोन पेयर को कभी भी हम शेप में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर को कभी भी शेप में कंसिडर नहीं करते हैं। तो शेप किसकी वजह से निकलेगी, तो लोन पेयर को चिपका दो और जरा इसको देखो, ये देखो ये कैसे बन रही है, वी की तरह, है ना, वी की तरह दिखाई दे रहा है ये वी, अरे वी, वी फॉर मैन, सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसकी शेप हो जाती है वी शेप, ठीक है, वी शेप। एग्जाम में देखो वी शेप भी आ सकता है, वी की फुल फॉर्म वेंट भी होती है, तो वेंट शेप भी आ सकता है, ठीक है। काफी बुक्स में से एंगुलर भी लिखा जाता है, सारे नाम लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी नाम से आता है तो आपको तुरंत ही क्लियर होना चाहिए, एंगुलर भी, वी शेप भी, वेंट शेप भी, और काफी बुकों में से बेंट शेप भी लिखा जाता है, एक ही बात है सारी, ठीक है। तो ये चारों ही नेम आपको याद करने चाहिए, किसी भी नेम से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो भाई अगर आप चारों ही पढ़ गए हैं तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। वी शेप, वेंट शेप, एंगुलर या फिर बेंट शेप। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो घट के लगभग 105 से लेकर 160 डिग्री हो जाता है ना। होना कितना चाहिए था, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड का जो कोण है, दो बंदों के बीच का जो एंगल है, वो कितना होना चाहिए था, कोण कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री होना चाहिए था, जो घटकर कितना हो गया, 105.60 डिग्री, 105 से लेकर 160 डिग्री तक ये देखा जाएगा, ठीक। ये क्यों हुआ, क्योंकि वेस्पर थ्योरी क्या कह रही है कि टू मिनिमाइज द रिपल्सन, रिपल्सन कम करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा था, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाना शुरू कर रहा है और बॉन्ड एंगल कम हो गया। क्लियर, जल्दी से एक और टाइप देखते हैं। यदि आपके पास है ए बी और उसमें है 2 लोन पेयर,
क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल बन सकता है? जल्दी से देखते हैं। तो बच्चों ए है, इस पे बी है और एक लोन पेयर यहाँ बनाइए, ठीक है? एक लोन पेयर यहाँ बनाइए। क्लियर है? अब जरा समझो क्या इसका स्ट्राइक नंबर आएगा? फिर से सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इतनी बार मैंने रिवाइज करा दिया, अब तो ये याद हो गया होगा कि हम कैसे स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो लोन पेयर देखो, एक और एक, दो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना है? केवल एक सिग्मा बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है। तो दो और एक कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो। तीन। तीन का मतलब यहाँ भी संकरण sp2 आएगा। मतलब स्टेरिक नंबर, स्टेरिक संख्या जिसकी भी तीन आएगी उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो sp2 आएगा। मतलब एक s और दो p, टोटल मिला के तीन हो गए। क्लियर? तो sp2 आ गया और जिसका संकरण sp2 आता है क्या होता है? जल्दी से बताएं। ज्योमेट्री होती है उसकी ट्राइगोनल प्लेनर। बट शेप, शेप कौन बताता है? शेप बताता है वेस्पर थ्योरी। शेप कौन बताएगा? वेस्पर थ्योरी। तो शेप है ना, या स्ट्रक्चर, ढांचा कौन बताता है? वेस्पर थ्योरी बताती है। वो किस पे डिपेंड करती है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे। अब इसकी शेप जरा देखो, मैंने आपको बताया लोन पेयर को, लोन पेयर जो है इनको हटा दो, मतलब शेप में कभी भी लोन पेयर को आप नहीं गिनेंगे। तो केवल किसको देखेंगे? ए और बी के बीच में बॉन्ड। और आप जानते हैं ए ये है और दूसरा ये बी है, इनके बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है ना। फिर से बोल रहा हूं, शेप जब भी आप निकालते हैं कभी भी लोन पेयर को वहां पे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या है? एक सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो दैट मींस यहाँ भी दो लोन पेयर होने के बाद भी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180, है ना। शेप बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 और जिसकी बॉन्ड एंगल 180 होता है उसकी शेप कैसी होती है? बोलो, शेप कैसी होती है? 180 पे इट इज लीनियर, रैखिक, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या एग्जाम्पल बनेगा? तो इसमें एग्जाम्पल बनता है ये ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बताइए इसका नाम क्या होता है? पढ़ा है ना, नाइट्रीन। इसको हम कहते हैं नाइट्रीन। तो नाइट्रीन इसमें एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में कि sp नाइट्रीन भी होती है और sp2 नाइट्रीन भी होती है। तो ये sp2 नाइट्रीन वाला एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़े। अब स्ट्राइक नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। स्ट्राइक नंबर 4 का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल टाइप होगा AB4, ठीक है। समझ गए होंगे, ए से 4 भी हैं, तो अब तो इतनी सी बात है कि इसका संकरण sp3 आएगा, एक s होगा और 3 p ऑर्बिटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जो होगा वो AB4 होगा। क्लियर है? अब आगे समझते हैं जल्दी से कैसे बनेगा। तो ए है, इससे ये बी है, इससे ये बी है, ठीक है। देखो ये बी है और एक और ये बी है। कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 और 4, है ना। ड्रैगो का नियम सिंपल, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। देखो संकरण निकालने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बट मैं सबसे सिंपल लेके चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बोलेगा इस फॉर्मूले से निकाल के बताओ, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, है ना। कंपटीशन है, ऐसे नहीं पूछता है कि इस वाले फॉर्मूले से निकाल के बताओ या इस वाले फॉर्मूले से निकाल के बताओ। केवल आपको बस ये चेक करेगा हाइब्रिडेशन निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस खत्म बात, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है। लोन पेयर कितना है? 0 है। 4 प्लस 0 दैट मींस 4, 4 का मतलब 1 s 3 p, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसे हम चतुष्फलकीय बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ठीक है। और टेट्रा मतलब बता चुका हूँ 4 और हेड्रन का मतलब होता है फेस, जिसके पास 4 फेज हो, 4 फलक हो, वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। अच्छा, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो ज्योमेट्री कहती है टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल बंधीय कोण होता है, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में देखो, ए और बीच के ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, मतलब किसी भी दो आपस वाले बॉन्ड में अगर मैं बोलूं एडजस्टेंट बॉन्ड में कितना बॉन्ड एंगल होगा? तो 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड। क्या ये याद करने हैं? बिल्कुल, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मान के चलता हूं याद होंगे। अगर नहीं भी याद है, हाँ जी बिल्कुल याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रन है, ठीक। और टेट्राहेड्रन के बारे में और अधिक जानना है कि शेप कैसे बनती है, हालांकि आपको बनाना आता होगा। 4 पेन को आप इक्वल दूरी पे रखें 109 डिग्री के एंगल पे, तो ये टेट्राहेड्रल शेप आपको दिखाई देगी कैसे होती है, ठीक है। फिर भी किसी को समस्या आती है तो मैं कुछ टाइम में जैसे ही समय मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि 11th 12th 9th 10th बीएससी एमएससी सब पे वीडियोस आने वाली हैं, फिर कंपटीशन पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, पर हाँ जैसे मुझे याद ध्यान आएगा और मेरे पे टाइम रहेगा, मैं तुरंत ही एक जो है वीडियो टेट्राहेड्रल शेप पे भी बना के दे दूंगा और ऑक्टाहेड्रल शेप पे भी बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा AB4, हमने देखा टेट्राहेड्रल है। क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल और टाइप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ए पे अगर मान लो 3 भी हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, बिल्कुल ये वाला शेप भी ये वाला जो टाइप है ये भी किस में आएगा? sp3 में आएगा, मतलब स्ट्राइक नंबर 4 में आएगा। देखिए जल्दी कैसे आएगा। तो ए है, ठीक है, ए पे एक लोन पेयर है और इस पे 3 बी है, देखो 3 बी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड पेयर और यहाँ देखो लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा है? 3 है। लोन पेयर कितना है? देखो क्या एक लोन पेयर दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल, असंयोजित युग्म जोड़ा है इसके पास, कितना? 1 है।
तो 1 रख देता हूँ, 3 और 1 कितना है 4, 4 का मतलब इसका संकरण भी कितना आ गया हाइब्रिडेशन sp3 आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया। मुझे नहीं लगता हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कोई समस्या आनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टर्म को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि हिंदी के साथ इंग्लिश एक साथ बोलना, बट हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी कोई समस्या ना हो। क्लियर है? तो संकरण यहाँ कितना है sp3, इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे क्या आ गया एक लोन पेयर, तो हमें पता है यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से शेप क्या हो जाएगी चेंज, और यहाँ पे जो शेप होती है बच्चों इट इज पिरामिडल। कैसे शेप होती है पिरामिडल होती है, बॉन्ड एंगल बोलो लगभग 160 डिग्री का होता है, 107 डिग्री। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल आप अमोनिया देख सकते हो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन है, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर जिनको बेसिक भी नहीं आता कि भाई किस तरीके से शेप बनती है, तो वो भी मैं सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, और बेहतर से सीखना है तो केमिकल बॉन्डिंग आने वाला है 11th क्लास का, वो भी जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, खैर देखो यहाँ पिरामिडल शेप कैसे है, तो मैंने आपको बताया अभी क्या बताया कि लोन पेयर को हटा दो, शेप में कभी भी लोन पेयर को नहीं दिखते हैं। ठीक है, लोन पेयर को हटाने का मतलब नहीं लोन पेयर हटा दिया, मतलब शेप जब भी देखोगे तो शेप में लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, केवल बॉन्ड्स को देखते हैं, तो इन बॉन्डों को देखिए। ओहो, एक मिनट सॉरी। चलिए, तो बॉन्ड्स को देखिए, अगर आप बॉन्ड को देखोगे तीनों बॉन्ड को, तो आपस में पिरामिड की तरह आपने देखे होंगे गीजा के पिरामिड, है ना, इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं गीजा में, तो कुछ ऐसे पिरामिड शेप दिखाई देते हैं, सेम वही है। यहाँ पे ऊपर टॉप में मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो गीजा के पिरामिड की तरह आपको यहाँ शेप दिखाई देगी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ बन सकते हैं, जैसे PS3 आप बना के देखिएगा, ठीक है, NCl3, इन सबको बना के देखिएगा, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ट्राई कीजिएगा, आपको शेप भी याद हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए, इसी में क्या कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है ए पे 2 बी हैं और 2 लोन पेयर हो जाए पे, बिल्कुल ऐसी शेप भी हो सकती है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल में बेस्ट एग्जांपल है, डायरेक्ट मैं वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं तो समझ में आ गया। ऑक्सीजन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का स्ट्राइक नंबर, ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर जल्दी से बताएं, परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, पहली सेल में 2, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, है ना, और बाकी 2 बच जाएंगे लोन पेयर, है कि नहीं। अब इसमें स्ट्राइक नंबर निकालिए, तो हम जानते हैं स्ट्राइक नंबर निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा 2 सिग्मा है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हाँ, बस हिंदी में सिग्मा बंद कहेगा, इतनी सी बात है। और लोन पेयर को मैं बोलता हुआ रहा हूँ असंयोजित युग्म जोड़ा है, दैट मींस लोन पेयर है, या फिर अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 है। लोन पेयर भी कितने हैं, 2 हैं। 2 और 2 कितना आ गया, 4, 4 का मतलब इसका संकरण भी कितना आएगा, sp3 आएगा। क्लियर? sp3 का मतलब इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, बट क्या लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या लग जाएगा भैया, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। वाई? क्योंकि यहाँ पे आ गई वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि लोन पेयर आने की वजह से शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था, लोन पेयर बॉन्ड को इतना दबाएगा कि बॉन्ड घटके इस वाटर मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल, 104.5 डिग्री, है ना। ये बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का जो एंगल है कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आपने बना लिया। अच्छा, शेप क्या होगी, शेप वही वी शेप, है ना। हालांकि ऐसे बनाए, आप ऐसे करके बना लो तो वी दिखेगा भी साफ, है ना, क्योंकि जब भी हम शेप देखते हैं, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। बॉन्ड को देखिए, बॉन्ड एक वी बना रहा है ना, बॉन्ड एक वी बना रहा है, बिल्कुल वी वी शेप, है ना, या वेंट कह लो, या बेंट कह लो, या फिर एंगुलर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो चारों ही नाम याद रखिएगा, किसी भी नेम से पूछ सकता है। आगे बढ़े, चलिए, क्या इसमें हो सकता है कि ए पे एक बी हो और 3 लोन पेयर हो। मैं डायरेक्ट शेप पे आता हूँ, 3 लोन पेयर हो, ठीक है, ये 3 लोन पेयर हो गए, 3 असंयोजित युग्म जोड़े हो गए। क्या ऐसा भी कोई शेप हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ए से बी, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 3 है लोन पेयर। तो भैया स्ट्राइक नंबर जल्दी से निकालो, 1 है सिग्मा बॉन्ड, 3 है लोन पेयर, 3 और 1 4, 4 का मतलब इसका संकरण sp3 आएगा। sp3 का मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी, बट शेप देखो भैया, क्या लोन पेयर को शेप में देखते हैं? नहीं देखते हैं, केवल ए और बी के बीच के बॉन्ड को देखेंगे। ए और बी के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस दोनों एक सरल रेखा में आ रहे हैं, और दोनों सरल रेखा में आ रहे हैं, तो बोलो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180, दैट मींस ये लीनियर हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइक नंबर 5 पे आते हैं। मुझे पता है मैं स्पीड में चल रहा हूँ, जिनको लग रहा है स्पीड में चल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और कम स्पीड पे करके देख लो, है कि नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा लेंदी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्स पूरा ही कंप्लीट करा दूंगा, दैट मींस आज ही ये चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। और मैं आपको बोल चुका हूँ, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, या कहीं पे वीडियो कट रहा होगा, ज्यादा दिक्कत होगी, तो मैं क्या करूंगा, क्लास को दोबारा से रिकॉर्ड पे कर दूंगा। ठीक है,
मैं चाहता था इस वीक में केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाए, कोई न्यू चैप्टर जो है शुरू हो जाए, ठीक है? बट ऐसा नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेते। आप मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछला जो है पढ़ा हुआ है वो रिवीजन कर रहे होंगे। देखो अगला पढ़ने से जितना अगला जानना ज़रूरी है ना? उतना पिछला पढ़ना भी ज़रूरी है, उतना पिछला रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करें, ठीक? चलिए खैर स्ट्राइक नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 का मतलब sp3 sp3 p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों के तीनों फिल हो गए, तो अगला ऑर्बिटल किसका आएगा? d का आएगा। तो स्ट्राइक नंबर 5 मतलब क्या? संकरण जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या मॉलिक्यूल टाइप बनेगा। तो हम जानते हैं A पे 5 B, है ना? बहुत सरल है। तो A पे 5 B है, तो इस तरह की शेप जो होती है, ये होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। आपको पढ़ा चुका हूँ, PCl5 का एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है ना? तो समझाया था आपको कि कैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है? देखो ये बॉन्ड है, बॉन्ड ये हैं ये, ए और बी के बीच के बॉन्ड ये हैं ये। और ये क्या लगा रहा हूँ? एक इमेजिनरी लाइन लगा रहा हूँ, है ना? एक काल्पनिक रेखा से इनको जोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए कि एक ट्रायंगल बन रहा है ना? त्रिभुज बन रहा है। और उसके ऊपर देखो अगर मैं इनको भी एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दूँ, डॉट से जोड़ लीजिए, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा, डॉट से जोड़ देता हूँ। अरे भाई 1 सॉरी, हाँ, डॉट से जोड़ लेता हूँ, ठीक है? ये डॉट से जोड़ लेता हूँ। अब देखो ये एक त्रिभुज पे, ट्रायंगल पे एक पिरामिड ऊपर से रखा है और एक पिरामिड नीचे से रखा है। शेप याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हार्ड बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा। एक ट्रायंगल है, उसपे एक पिरामिड ऊपर से रखा है, एक पिरामिड नीचे से रखा है। तो जब 2 पिरामिड रखे, एक ऊपर से एक नीचे से, तो शेप क्या बन जाएगी? ट्राइगोनल। ट्रायंगल पे क्या रखे हैं? बाइपिरामिड, 2 पिरामिड रखे हैं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना? तो ये शेप का नाम बन जाएगा। शॉर्ट में क्या लिखूँगा इसे हर जगह? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? ठीक है, तो AB5 यहाँ बन गया है, ठीक। आगे चलो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, PCl5 बनाइएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या NCl5 एग्जिस्ट करता है? क्या NCl5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं? राइट और रॉन्ग इसको कमेंट में लिख के बताएंगे। NCl5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? और नहीं करता है तो एक सिंपल सा रीजन भी लिख के बताएंगे कि व्हाई NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? इसके पीछे का रीजन है सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है। खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे NCl5 का एग्जांपल आंसर बताएंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद AB5, क्या इसमें ऐसा टाइप बन सकता है? AB4 और इस पे एक लोन पेयर, एक लोन पेयर बिल्कुल बन सकता है। A है, इस पे एक लोन पेयर है और 4 B है, ठीक है? 4 B। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता क्या है? देखो एक्चुअली ये शेप होनी कैसी चाहिए? ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, बट बी की जगह एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर क्या करेगा? देखो अगर बी की जगह एक लोन पेयर आ जाए तो ये लोन पेयर इन सभी को दबाना शुरू कर देगा। जब दबाएगा तो ये सब देखो ऐसे ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ए है ये लोन पेयर, इस पे ये बी ऊपर लगा है, एक भी इधर लगा है, एक भी इधर लगा है, एक भी इधर लगा है ना? एक्चुअली जो ज्योमेट्री है वो यही कहती है कि इसकी शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, बट ये जो लोन पेयर है इन बॉन्ड को दबाना शुरू कर देगा। मतलब ये जो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाले को भी दबाएगा, नीचे वाले को भी दबाएगा, जिसकी वजह से ऊपर वाला बॉन्ड भी झुक जाएगा और ये नीचे वाला बॉन्ड भी झुक जाएगा। क्लियर है? तो हम जानते हैं यहाँ पे लोन पेयर और जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, है ना? और ये वाले बॉन्ड को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो होता क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल का मतलब है ये तीनों ही बॉन्ड आप जानते हैं, तीनों ही एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं। आप सभी जानते हैं, देखो ये है ना? और इसको गोला मान लो, तो आप जानते हैं गोले का एक पार्ट कितना का आएगा? 120 डिग्री, ऐसे ही 120 डिग्री और ऐसे ही 120 डिग्री, है कि नहीं? गोला नहीं कहूंगा, सिर्फ वृत्त कहूंगा बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो आप जानते हैं लोन पेयर और ये बी इनके बीच की अच्छी दूरी है, बट ऊपर वाला बी तो इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। देखो एक ऊपर की तरफ है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे ही नीचे वाला भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो भाई लोन पेयर और इन 90 वाले बी के बीच का जो दूरी है बहुत कम होगी, इसकी वजह से लोन पेयर क्या करेगा? इन बी ऊपर और नीचे वाले बी को दबाना शुरू कर देगा, जिसको हम एक्सेल कहते हैं, एक्सेल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? और अधिक जानना एक्सेल क्या होते हैं, तो बहुत सरल सी बात है। आप क्या करो भाई, ऊपर वाले बी और नीचे वाले बी को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ के देखो, है ना? एक काल्पनिक रेखा से जोड़ के देखो। अब मान के चलो इस बी पे ये घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है ना? और जो चीज अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे घूमता है ना? धुरी पे जो घूमता है, एक्सिस पे घूमता है, उसी को हम एक्सेल कह देते हैं, है ना? तो बेसिकली हम मान के चलते हैं ऊपर वाला बी नीचे वाला बी एक्सेल पे रखा है और जो बाकी तीनों पोजीशन है इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल भी कह देते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है? अच्छा इस शेप को क्या कहते हैं? तो पहले जल्दी से देखते हैं। एक लोन पेयर है, ड्रैगो रूल एक बार फिर से लिख देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, है ना? तो 4 हैं क्या सिग्मा बॉन्ड? लोन पेयर है, हाँ जी है। तो 4 और 1 5 आ गया। 5 का मतलब एक एस, 3 पी और एक डी, है ना? और जब ऐसी हाइब्रिडेशन, ऐसा संकरण जिसमें sp3d आ रहा हो, उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में TBP।
क्लियर? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आता है और जिसकी शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, मतलब ये तो ज्योमेट्री हो गई। शेप क्या आएगी एक लोन पेयर होने की वजह से? तो आप जानते हैं शेप में चेंज आता है किसकी वजह से? वेस्पर थ्योरी, क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से शेप कैसी दिखाई देगी? सी-सॉ। सी-सॉ वाला जो झूला होता है, आपने देखा होगा, एक साइड पलड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, सेम वैसी शेप होगी सी-सॉ। क्लियर? क्या यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल टाइप ऐसा हो सकता है कि ए, बी, 3 और इसमें है 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, देखते हैं। चलिए, ए है, इस पे 1, ये है लोन पेयर, 1 ये है लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 बी, 2 बी और ये 3 बी, है ना? इसको और अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा-सा रफ करके और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको शेप जो है थोड़ा-सा समझ में भी आए कि शेप कैसे बन रही है, ठीक है? शेप कैसे बन रही है। 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, तो ये है 1 बी और ये है 1 बी, ठीक है? 3 बी हैं। क्या ये मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल सर, ये मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करेगा जिसमें 2 लोन पेयर हैं और 3 सिंगल बॉन्ड हैं। जल्दी से यहाँ पे ड्रैगो रूल बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 है सिग्मा बॉन्ड, 2 है लोन पेयर, 3 और 2, इसका भी स्ट्राइक नंबर आ गया 5, 5 का मतलब 1 एस, 3 पी और 1 डी, ये इसका संकरण आ गया। आप कहेंगे ज्योमेट्री, तो सर ज्योमेट्री इसकी टीबीपी होगी, बट शेप वेस्पर थ्योरी की वजह से चेंज जाएगी। और देखो, मैंने आपको बताया कि कहीं भी हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, लोन पेयर को हटाइए। अब इन बी को देखिए, ये बी कैसे दिखाई दे रहे हैं? टी की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हम टी शेप कहते हैं। कैसे शेप कहते हैं? टी, टी बन रहा है इसलिए टी शेप। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आगे देखते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मतलब जिसमें ए पे 1 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, मतलब ए पे 3 लोन पेयर हो और 2 बी हो। क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इसकी शेप देखते हैं, ठीक है ना? ए पे 3 लोन पेयर और 2 बी, क्या ऐसी कोई शेप एग्जिस्ट करेगी? चलिए देखते हैं, ठीक है? तो मैं इसको सिंपली AB2 लिख देता हूँ। ए पे 3 लोन पेयर और 2 बी। चलिए जल्दी से बताइए ड्रैगो रूल, कितने सिग्मा बॉन्ड? बी 2 हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। लोन पेयर कितने? 3, 2 और 3 यहाँ भी कितना आएगा? 5 और 5 का मतलब 1 S, 3 P और 1 D। इसका संकरण कितना आ गया? sp3d आ गया। है कि नहीं? अच्छा, ज्योमेट्री तो सेम सर, यहाँ भी ज्योमेट्री टीबीपी होगी, है कि नहीं? आगे देखते हैं। टीबीपी है तो सॉरी, टीबीपी है तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 3 लोन पेयर हैं और एक बी 2 बी हैं, तो यहाँ पे जो शेप बनती है वो लीनियर बनती है, रैखिक। अब बताइए जल्दी से, व्हाई इट इज लीनियर, क्यों ये रैखिक बन रही है? 180 क्यों है? तो देखो बहुत सरल है, ए है, ठीक, इससे ये जो 2 बी है, ठीक है ना, होता क्या है कि इक्वेटोरियल पे ये लोन पेयर कहाँ दिखाई देते हैं? ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे दिखाई देते हैं। इक्वेटोरियल अभी बताया था, ऐसी पोजीशन, ठीक। इसके बाद ये एक बी ऊपर दिखाई देगा और एक बी नीचे दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ पे आपको शेप दिखाई देगी। चलिए, किस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो आपके जैसे ICl2 हो गया, है ना, इस तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे। I3- ये शेप जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आईआईटीज में, जो है आईआईटीज के क्वेश्चन पेपर में I3- की शेप पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी ये शेप पूछी जाती है कि I3- की शेप कैसी होगी, तो आप जानेंगे कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। तो ICl2 देख लो, I3- ये सब कैसे होंगे? लीनियर होंगे, रैखिक होंगे। वाई? क्योंकि इसके जो लोन पेयर है, अरे भाई 1 मिनट दीजिएगा, है ना, इसके जो लोन पेयर है, ये देखो लोन पेयर है, ये कहाँ रख दिए? इक्वेटोरियल पे। क्यों? क्योंकि भाई जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होंगे तो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होंगे और हमारा काम ही क्या है? वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि भाई टू मिनिमाइज द रिपल्सन, जो रिपल्सन है उसे क्या करना है? मिनिमाइज करना है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे ये जो बी और ए है, ठीक है, ये जो बी है, ये ए है, ये बी है, आप देख रहे हैं तीनों के बीच में एक सरल रेखा बन रही है। और आपने देखा है कि हम जब भी शेप बनाते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, केवल बॉन्ड्स को देखते हैं। और ये तीनों ही बॉन्ड, मतलब ए बी और ए के बीच का जो बॉन्ड है, एक सरल रेखा बना रहा है। दैट मींस यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180, है ना, और ये कैसा हो जाएगा? लीनियर रैखिक हो जाएगा। क्लियर है? तो शेप आपको याद करनी है। शेप बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सरल ही है, सारी शेप याद हो जाती हैं। एक दो बार बस रिवीजन करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। प्रैक्टिस के लिए लिख भी चुका हूँ, ICl2 I3- इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या ऐसी कोई मॉलिक्यूल बन सकता है जिसपे 4 लोन पेयर हो? 1 2 3, है ना, 4 और उसपे एक बी हो। क्या ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है? देखो, अगर इसका स्ट्राइक नंबर निकालोगे निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और 4 लोन पेयर है, 1 और 4, ये आ गया 5, है ना। 5 का मतलब यहाँ भी sp3d आना चाहिए और sp3d आने का मतलब ये भी कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। तो यहाँ पे इसकी शेप कैसे होगी? पहली बात, शेप से पहले ये तो पूछो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा नो, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हाई? क्योंकि देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन और एक ए ने बी के साथ शेयर भी तो करा है, 9 इलेक्ट्रॉन। क्या किसी के बाहरी कक्ष में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर डी ब्लॉक का ना हो तो, है ना, डी एफ के ना हो तो बेसिकली 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जनरली ए बीटा ए जिसपे 4 लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट
नहीं करता है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह ना निकाल देना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। क्लियर। अगले स्ट्राइक नंबर पे चलते हैं, जो कि स्ट्राइक नंबर 6 होगा। 6 का मतलब ए होंगे, ए से 6 बी होंगे, ठीक है, ए से 6 बी होंगे। यहाँ पे जो संकरण आएगा sp3d2 आएगा। यहाँ पे जो ज्योमेट्री आएगी वो ऑक्टाहेड्रल आएगी। कैसी आएगी? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय है। ठीक, चलिए समझते हैं किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनता है। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये कहानी केवल सुनने की नहीं होती है, नोट्स बनाने होते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपको रखने होते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप उसका परफेक्टली रिवीजन कर पाए। क्लियर। चलिए खैर, तो ए है, ये डॉट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इमेजिनरी लाइन है। समझिए, आपके कॉपी के 4 कोने हैं, 4 कोने पे, एक कोने पे 2 कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 4 कोने कॉपी के, चारों कोने पे आपने बी एटम रख दिए। कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच ए है। अब ए को उन चारों बी से जोड़ दीजिए, मतलब 4 बॉन्ड से जोड़ना है, ठीक है। फिर एक जो बी है उसको कॉपी के ऊपर रखिए, एक बी को कॉपी के नीचे की तरफ रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल शेप की एक खास बात और है, ऑक्टाहेड्रल शेप एक परफेक्ट स्फीयर होता है, गोला होता है। जरा समझना कैसे गोला है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं ऐसे, इन सबको जोड़ दूं, देखना बिल्कुल गोला बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी बराबर है। अगर ये दूरी बराबर है तो मैं इसको त्रिज्या मान लूं, रेडियस मान लूं, इसको भी रेडियस मान लूं, इसको भी रेडियस मान लूं, इसको भी रेडियस मान लूं, सेम यहाँ रेडियस, ये रेडियस, और आप जानते हैं भाई जब ये रेडियस है तो उनके सभी बाहरी पार्ट को जोड़ के देखूंगा तो परफेक्टली स्पेयर बन रहा होगा, परफेक्टली गोला बन रहा होगा, स्पेयर बन रहा होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल से परफेक्टली स्पेयर होती है। क्लियर है। अब इनके बीच में जितने भी ये बॉन्ड हैं, सभी के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? जरा समझो, ए और बी, देखो ये दूरी बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और आप जानते हैं जब ये दूरी बराबर है तो मैं भी कह सकता हूं कि बी बी भी बराबर दूरी पे होंगे, ये बराबर दूरी पे होंगे, सब बराबर दूरी पे हैं। अगर ये बराबर दूरी पे है तो स्क्वायर बन रहा है ना, वर्ग बन रहा है। और आप सभी जानते हैं जो स्क्वायर होते हैं उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल कितने पे कट करते हैं? 90 पे। और आप जानते हैं बी अगर ऊपर की तरफ है, बी परपेंडिकुलर है, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। समझ के देखो, कॉपी के चारों कोने पे आपने बी रखा है, सेंटर पे रखा है, तो ये तो डायगोनल है, विकर्ण जिसे बोलते हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। इसके बाद जो ऊपर की तरफ बी रखा, आपको पता है परपेंडिकुलर है, करके देखिए कॉपी में, पता चल जाएगा किस तरीके से शेप बन रही है। और शेप जब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे तो ध्यान में रखना, शेप याद भी नहीं होंगी, रटोगे। अगर इमेजिन होगे एक बार तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो हमने देखा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से बन रहा है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या रीजन ऑक्टाहेड्रल बोलने का? तो बेटा जी अगर मैं इनको जोड़ के देखूं एक इमेजिनरी लाइन से, ठीक है, देखो ये ऊपर वाले बी और दो साइड वाले बी, ऐसे इन वाले को जोड़ के देखूं, फ्रंट वाले को, ऐसे इस वाले को और ऐसे बैक वाले को, तो हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस मिल रहे हैं, है ना, त्रिभुजाकार फलक मिल रहे हैं। हिंदी माध्यम वालों के लिए ट्रायंगुलर फेस मिल रहे हैं, त्रिभुजाकार फलक मिल रहे हैं, ठीक। 4 फलक ऊपर मिलेंगे, ऐसे 4 फलक नीचे मिलेंगे, टोटल मिल रहे हैं 8। तो ऑक्टा मतलब ही होता है 8, ठीक है ना, ऑक्टा मतलब ही होता है 8, और हेड्रन का मतलब ही होता है फेस। तो 8 जिसके पास है फेस, 8 फलक है जिसके पास, 4 ऊपर है 4 नीचे है, इसलिए कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर। काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बी के साथ 8 ही जुड़ रहे होंगे, 8 नहीं जुड़ते हैं, जुड़ते 6 ही हैं। उनके फेस 8 होते हैं, फलक 8 होते हैं, इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल सर ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि ए बी 5 हो और इस पे एक लोन पेयर हो? हाँ जी, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। तो बना देता हूँ डायरेक्ट से ही। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल बना के देखिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल ले लीजिए, SF6 बनाइएगा, ठीक है। क्या मुझे कोई FeH2 का होल 6 इनकी शेप वगैरह के बारे में बता सकता है? ठीक है ना, इस पे 3+ है, जैसे FeCN6 है ना, ये हम पढ़ते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, 3- इनकी शेप वगैरह बना के देखिएगा, चलेगा। तो AB5 है, जल्दी से देखते हैं। तो ये किस तरीके से बनेगा? ये देखो बी है, ये देखो एक बी है, ये देखो एक बी है, और ये देखो एक बी है, ठीक है। और ये एक नीचे लोन पेयर है, और ये एक बी ऊपर है। अब जरा देखना, समझना, यहाँ पे ये जो शेप है इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। खैर पहले ड्रैगो रूल वगैरह निकाल के देख लो भाई। 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 नहीं 5 है सिग्मा बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 5 और एक कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो? 5 और एक 6, 6 का मतलब sp3d2 है ना, मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक। स्ट्राइक नंबर 6 sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। बट एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी जो शेप है ये जाती है स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये पिरामिडल शेप है क्या? स्क्वायर पिरामिडल शेप है क्या? समझना भाई, जब यहाँ पे बॉन्ड था तो आपने देखा ही परफेक्ट शेप ऐसे थी, ए था, बी था, है ना, ये बी था, ये बी था, ये सभी बी निश्चित दूरी पे थे, बराबर दूरी पे थे, बराबर दूरी पे थे। बट आपको पता है जैसे एक नीचे लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर क्या करेगा? इन बॉन्ड को दबाना शुरू कर देगा। तो जो बी फ्लैट प्लेन पे थे, कॉपी वाले प्लेन पे थे, अभी कॉपी वाले प्लेन पे नहीं रहेंगे, कॉपी को थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, है ना। तो देखो ऊपर उठा हुआ दिखा है, ये देखो ऊपर उठा हुआ दिखा है, कॉपी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखा है। अब ये एक स्क्वायर
आप देखेंगे स्क्वायर बन गया, उसके ऊपर सेम ये बी को जोड़ के देखिए तो स्क्वायर पे ऐसा दिखेगा कि एक पिरामिड रखा है, ठीक है, चारों कोने स्क्वायर के हो गए, उसके ऊपर क्या रखा है, एक बी रखा है, बी को जोड़ के देखिए इमेजिन लाइन से तो आप देख पाएंगे स्क्वायर पे एक पिरामिड रखा है, तो हो जाएगा से स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल इज द शेप, ठीक है। चलिए तो मैं इसे एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो स्क्वायर पिरामिड, खैर डॉटेड को रहने देता हूँ, अरे भाई एक मिनट दीजिएगा, चलो मैं इसको दोबारा से अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप पता होनी चाहिए, तो ए है, इससे ये बी थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं, देखो ऐसे ऊपर उठे हुए हैं, ये देखो, ये देखो ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है। इनको मैं ऐसे डॉटेड इमेजिनरी लाइन से जोड़ देता हूँ, ये देखिए ऐसे डॉटेड लाइन से, इसके बाद एक बी है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इन बी को आपस में जोड़ के देखना तो ऐसा लगेगा भाई ये चार बी एक स्क्वायर के बिल्कुल कोने पे रखे हैं और ये ऊपर वाला भी उनसे क्या बना रहा है, पिरामिड बना रहा है। तो पिरामिड भाई स्क्वायर भी बन सकता है, ट्रायंगल पे भी बन सकता है, हेक्सागन पे भी बन सकता है, हेक्सागोनल पिरामिडल हो जाएगा, पेंटागन भी हो सकता है, पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मैथमेटिक्स है भाई, ज्योमेट्री और कुछ नहीं। क्लियर, तो यहाँ पे शेप हमें समझ में आया, AB5 एक लोन पेयर के साथ कैसे शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। चलिए शेप वगैरह पूछ रहे हैं तो BRF5 इसको ट्राई कीजिएगा, इसके बाद ICL5 ट्राई कीजिएगा, शेप्स जो है बनते हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर है, बना के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ए पे दो लोन पेयर हो जाएं, ठीक है, और चार बी हो जाएं, तो वही कहानी है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ए है, ठीक है, एक बी इस कोने पे, एक बी इस कोने पे, एक बी इस कोने पे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट शेप होगी, कैसे भाई कि चारों बी कॉपी के कोने पे रखे हैं, परफेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर और दोनों लोन पेयर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप अगर एक लोन पेयर को यहाँ रखें और लोन पेयर को यहाँ रखेंगे तो आपको पता है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसलिए मैंने अपोजिट रख दिया ताकि इनके बीच का दूरी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है, हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी में, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे अधिक होता है। क्लियर, तो इनका हमें रिपल्सन को क्या करना, मिनिमाइज, इसलिए मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हमें एक दूसरे से विपरीत रखना पड़ेगा, अपोजिट रखना पड़ेगा। क्लियर, अब जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो जितना ये रिपल्सन इधर से करेगा उतना रिपल्सन इधर से करेगा, दैट मींस जितना ये बी ऊपर की ओर मुड़ेगा उतना नीचे की ओर भी मुड़ रहा होगा, तो मैं कहूंगा हाँ टोटल फोर्स बैलेंस हो जाएगी, तो बी बिल्कुल कॉपी के फ्लैट कॉपी पे दिखाई देगा, एक लोन पेयर कॉपी से ऊपर, एक लोन पेयर कॉपी से नीचे। फिर वही कहानी, क्या हम लोन पेयर को शेप में कंसीडर करते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन से इसको जोड़ के दिखाता हूँ, क्या हम लोन पेयर को शेप में कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर था सर नो, लोन पेयर को कभी भी हम शेप में नहीं देखते। तो जरा लोन पेयर को भूल के अब देखो ए इसके चारों कॉपी कोने पे बी है, दैट मींस ये क्या शेप बन गई, ये बन गई स्क्वायर प्लेनर, है ना, मतलब एक स्क्वायर रखा है एक प्लेन पे, कॉपी का एक प्लेन हो गया और उस पे क्या रख दिया, स्क्वायर रख दिया, मतलब चारों भी इक्वल दूरी पे है, बराबर दूरी पे है, तो स्क्वायर पे प्लेन पे एक स्क्वायर रख दिया। क्लियर, तो AB4 का ये शेप बन जाएगा। एग्जांपल देखो भाई, SF4 यहाँ पे एग्जांपल सबसे बेस्ट बैठता है, बना के देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे, इसमें क्या ये पॉसिबल हो सकता है सर कि मैं ए पे 3 लोन पेयर लगा दूं, है ना, 3 लोन पेयर लगा दूं और ए पे 3 बी भी लगा दूं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है सर? अगर मैं स्ट्राइक नंबर निकालूं तो 3 लोन पेयर हैं और बी 3 सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, 3 और 3 6 आ गया, 6 का मतलब sp3d2 ये भी दिखाई देगा, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल होगा और आगे की कहानी में करने लगूंगा। बट जरा सोच के देखो, ए पे 3 लोन पेयर मतलब एक लोन में पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर में 3 असंयोजित युग्म जोड़े में 6 इलेक्ट्रॉन और 3 ये बी के साथ भी बना रहा होगा, दैट मींस ये 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए शेप जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगी, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं स्ट्राइक नंबर 7 पे जल्दी से, sp3d3 है ना, D2 तक पहुंचे, D3 आ गया, क्यों आ गया देख लो, D के 3 T के 3 S का एक, टोटल हो गया 7, तो स्ट्राइक नंबर 7 में जो समीकरण हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d3 आएगा। और ये शेप कैसी होती है, ये होती है पेंटागोनल, है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पीबीपी, पीबीपी, है ना, वो था टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइंगल पे 2 पिरामिड रखे थे, एक ऊपर से नीचे से, यह पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब पिरामिड पेंटागन है, उसपे एक पिरामिड ऊपर से और एक नीचे से, है कि नहीं, बना के देखते हैं। इसमें देखो ए है, बी से 7 जुड़ रहे होंगे, ठीक है, कैसे जुड़ रहे होंगे, तो ए है, बी बनाओ एक पेंटागन, ये बी, ये बी, ठीक है, ये भी और ये भी, पेंटागन बन गया। पेंटागन वो होता है जिसके पास 5 साइड होती हैं, तो ये डॉट का मतलब है काल्पनिक रेखा, मैं इनको आपस में काल्पनिक रेखा से जोड़ के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, पेंटागन है, वाकई एक पेंटागन है, ठीक। पेंटागन को कॉपी के प्लेन पे रखा तो इससे एक बी ऊपर की ओर भेज दो, एक बी नीचे की ओर भेज दो, तो समझ में आ रहा है, ये जो पेंटागन रखा है इससे ये बी भी परपेंडिकुलर हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से मतलब दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्लियर है, अब यही कहानी समझो, ये बी और ये बी, है ना, देखो ऊपर से नीचे एक सरल रेखा बन रही है,
तो ए बी, ऊपर वाला बी और नीचे वाला बी, मैंने आपको बताया अगर उसको मैं घुमाना शुरू कर दूं तो इसकी एक्सिस बन जाएगी, मतलब मैं ऊपर और नीचे वाले बी को एक्सिल कंसिडर कर सकता हूं, है ना। धुरी वाला, धुरी जिसके पास है, एक्सिल जिसके पास है, और बाकी जो बी हैं ये सभी बराबर दूरी पे रखे होंगे, ये इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे रखे हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, तो आप सभी को पता है कि ए इससे सभी बी, देखो 5 खाने में बांट देता हूँ। अब आप जानते हैं एक वृत्त बन रहा होगा, सर्कल बन रहा होगा, है ना, और सर्कल के 5 खाने हैं, तो आप जानते हैं सर्कल 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 5 खाने कितने डिग्री कोण बनाएंगे, मतलब एक खाना कितने डिग्री कोण बनाएगा, 72 डिग्री का। तो हमें समझ में आ गया कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का जो बंद है एंगल है, बॉन्ड एंगल है, कितना डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत छोटी मोटी सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल 72 डिग्री और जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी, अगर इनके बीच में इक्वेटोरियल है तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री लिख दीजिएगा। ए और बी बटी एक्सिल है तो इनके बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लो ए है, बी है, इससे एक और बी जुड़ा है, ठीक है, अब कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो आप जानते हैं सरल रेखा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों है, तो वही इमेजिन लाइन से जोड़ के देखो तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर एक पिरामिड ऊपर की ओर बन रहा है, ये देखो पेंटागन पे एक पिरामिड ऊपर से बन रहा होगा, एक पिरामिड नीचे से बन रहा होगा। जिनको पिरामिड शेप नहीं पता बेटा जी, कुछ ऐसी शेप होती है पिरामिड, ये बन जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना, ट्रायंगल पे रखा हुआ एक पिरामिड, तो ये पिरामिड शेप होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो उसका बेस्ट एग्जांपल IF7 होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है, एफ की शेप क्या होती है, IF7 की क्या शेप होती है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। इनके जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल भी पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। चलिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर ए पे बी हो 6 और एक हो जाए लोन पेयर, क्या ये पॉसिबल है, तो आप कहोगे यस सर, यहाँ पे 6 बी के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, सिग्मा बॉन्ड है 6, लोन पेयर कितना दिख रहा है, एक, तो 6 और एक कितना आ गया, 7, 7 का मतलब सर इसका संकरण भी, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे लगता है कहीं नेटवर्क में इश्यू ना हो रहा हो, 1 मिनट दीजिएगा, मैं नेटवर्क चेक कर लूँ भाई, क्योंकि नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा है और ग्लिच हो गया तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, मुझे दोबारा से वीडियो देना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, एक ही रन में पूरा वीडियो जो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलेगा 6 और 1 7, 7 का मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp3d3 आएगा, बिल्कुल आएगा, बट एक लोन पेयर है ना। अच्छा क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए बी के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो संकरण sp3d3 आया, sp3d3 जिसका संकरण आता है भैया क्या होता है, वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट लोन पेयर आते ही हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए वैसे पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। क्या कहती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये कहती है कि भैया जैसे एक लोन पेयर आता है बॉन्ड को दबाना शुरू करता है और यहाँ जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अरे भैया इसको थोड़ा सा और अच्छे से करके लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कैसे बनती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा उसको भी देखते हैं, पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहां से बनेगी, तो बनेगा XeF6, है ना, XeF6 ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड, नोबल गैस भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट याद होगा जिसमें जो है ऑक्सीजन, जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन में से, है ना, कितनी एनर्जी चाहिए थी, 1174 किलो जूल पर मोल, ये कहानी पढ़ी होगी, 1174 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं आयनेशन एनर्जी, है ना, पढ़ा चुका कंसेप्ट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, किसी भी गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम आयनन विभव कहते हैं, पढ़ा चुका हूँ। तो देखा भाई इस साइंटिस्ट ने नाम, नेम द साइंटिस्ट, किसने रिसर्च करा था कि भाई ऑक्सीजन जिसकी आयनेशन एनर्जी, आयनन विभव 1174 किलो जूल पर मोल है, सेम उसने सोचा क्यों ना एक्सपेरिमेंट एक्सी पे करके देखूं, सेम एक्सी पे भी 1174 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसने दी, इतनी ऊर्जा दी, तो एक्सी ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब नोबल गैस थी, निष्क्रिय गैस थी, रिएक्शन नहीं करती, है ना। बट जैसे ही उसके दिमाग में आया कि 1174 किलो जूल पे एक्सी भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दैट मींस एक्सी भी कंपाउंड बना सकता है, यौगिक बना सकता है, उसने एक्सी का यौगिक, बहुत सारे यौगिक फिर तो आते रहे, एक्सी F6 उसमें से एक है, मुझे साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, क्या है साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। खैर मैं इसका जिसका आंसर सही होगा वही हार्ट उसको दे दूंगा प्यारा सा। खैर एक्सी है, F6 है, तो देखो किस तरीके से बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनाइए, ऑक्टाहेड्रल अभी देखा था, अष्टफलकीय कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, है कि नहीं। इसमें एक फ्लोरीन ऐसे ऊपर की ओर होना चाहिए अगर ये ऑक्टाहेड्रल होता तो, बट ये है डिस्टॉर्टेड,
डिस्टॉर्टेड का मतलब ये होता है जिसकी शेप, जिसके ढांचे में कुछ चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए, जैसे हमारी हड्डियां, है ना, मान लो कहीं से गिर गए, टूट जाती हैं, डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। तो सेम एक्सी, ये एफई सरल रेखा होनी चाहिए थी इनके बीच में, बट ये सरल ना, अभी खैर सरल रेखा है, बट ये तिरछी हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डिस्टॉर्टेड हो गया, तिरछा हो गया। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, तिरछा अष्टफलकीय है, क्योंकि लोन पेयर वही बॉन्ड पेयर को दबाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड हो गया है। इस शेप को याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी शेप, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ शेप्स की और चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आता है कि CrO3, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, बता दो इसका संकरण क्या आएगा। संकरण निकालना इसका, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। क्रोमियम जरा जल्दी से देखो, इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जल्दी से बताइए। क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या 24 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar 3d5, ठीक है, 3d5 एंड 4s1। अब जरा बात को सुन लीजिएगा, जिनको ये नहीं आता है प्रीवियस क्लास प्लीज देख लीजिएगा, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं सब बता चुका हूँ। डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो क्लास 1 से जरूर देखिएगा। क्लास 1 मुझे पता है आप लोगों को काफी बच्चे हैं, ऑब्वियस है काफी बच्चे ऑलरेडी पता होता है, बस वो रिवीजन के लिए देख रहे हैं। बट काफी बच्चे भ्रम में भी रहते हैं कि उन्हें आता है, बट सच में नहीं आता है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि 8-9 साल, पिछले 8-9 साल से पढ़ाते हुए मुझे हो गया। बच्चों को बहुत भ्रम भी रहता है, प्लीज भ्रम में ना आए। जिनको आता है अच्छी बात है, करिए आगे जल्दी से। मुझे CrO3 का जो है जो हाइब्रिडेशन है वो कमेंट में लिख के बताएंगे, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ CrO3। और जिनको नहीं आता है जल्दी ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा चुका हूँ, डायरेक्ट यहाँ मत आइएगा अगर नहीं आता है तो देखिए। ठीक, Cr, ठीक। इसके अलावा मैं निकालता हूँ ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालते हैं? इसका निकालना है, देखो Cr का ही निकालना है। क्यों? क्योंकि Cr ही यहाँ पे सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालने से x मान लो, ठीक है। 3 है ऑक्सीजन, तो 3 से लिख दो। इसके बाद आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या इसकी 8 है। पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 6 है। आप सभी को पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, आपको पता है इसका अष्टक, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 2 8 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भैया माइनस चार्ज भी इस पे आ जाएगा, ऋण भी इस पे आ जाएगा, है ना, ऋणायन बन जाएगा। तो भाई ऑक्सीजन पे आया -2 चार्ज, है ना। तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 3 ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 3 × -2। क्या इस पे कोई ओवरऑल चार्ज है? नहीं सर, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। नहीं है तो इक्वल टू में 0 लिख दो, मुझे क्या बता रहे हो। तो खैर 3 2 जा 6, माइनस का 6 है, इक्वल टू के तरफ भेज दीजिए, प्लस का 6 आ जाएगा। बहुत सरल सी बात है, क्लियर। +6 का मतलब ये है कि भैया Cr के पास जरा देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इसका Ar कितना 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये बन गया Cr। 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बना? इसका बना Ar 3d0 4s0। ध्यान सुनना, क्यों? क्योंकि इसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे +6 चार्ज आया होगा। ये बहुत सरल सी बात है, क्लियर है। तो जरा देखो Cr जब +6 में आया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया? Ar 3d0 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब बात को समझना, आप-बाऊ का नियम पढ़ा था, आप-बाऊ। आप-बाऊ के नियम के अकॉर्डिंग हमने, याद करो, पढ़ा था n+l रूल। हमने पढ़ा था n+l की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। तो जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही, हवा में उड़ रही है, या तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं या डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए हैं, तो मैंने बताया था कि जब भी n+l रूल लगेगा तो n+l की वैल्यू 4s के लिए कम होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरूंगा, देन 3d में भरूंगा। क्यों? क्योंकि 3d में भी 0 इलेक्ट्रॉन है और 4s में भी 0 है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग करूंगा तो बेटा पहले 4s में करूंगा, देन 3d में करूंगा। व्हाई? ड्यू टू द अबाउ रूल। अबाउ रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी, या मैं बोलूं n+l रूल 4s के लिए क्या होता है? कम होता है। तो भाई इसमें n+l की वैल्यू इसके लिए 4 आती है और इसके लिए 5 आती है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब जब मैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन करूंगा, जनरली वीबीटी करता हूँ, यहाँ पे वीबीटी से को समझाता हूँ जल्दी से कैसे इसकी शेप जो है SD2I है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले Cr इसको लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर कितना है? 24, परमाणु संख्या 24। तो जल्दी से बनाइए, ठीक है। ये सब हम जानते हैं, ये इसका डी सबसेल है, ठीक है, और इसका ये 4s है, तो इसका 3d है और 4s है। कोई भी बड़ी बात नहीं, आप सभी को बता चुका हूँ, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं 3d 5 है, तो 3d 5 में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भर दूंगा। मुझे बताइए क्यों सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों भरे हैं। क्या इसके पीछे का रीजन डीजेनरेसी है? और मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे व्हाट इज डीजेनरेसी। खैर, तो 3d5 4s1 है। चलो जल्दी से देखो, अब Cr जिसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लस चार्ज, है ना। तो अब मैंने बताया कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s में भरोगे, देन 3d में। क्यों चेंज हुआ? रीजन दे चुका हूँ, ठीक है ना, n+l रूल। अब बनाता हूँ CrO3, ऐसे ही करते थे हम VBT, है ना। ये 4s हो गया और ये 3d हो गया, 4s हो गया और ये 3d हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, ये 4s, ये 3d,
अब समझो यहाँ पे लिगेंड कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना है -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन आता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है ना, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 3 ऑक्सीजन, देखो ना फॉर्मूला क्या बन रहा है CrO3, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं O3, तो एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, दूसरा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तीसरा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, 3 ही ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल यूज हुए, s का 1 d के 2, संकरण कितना आ गया sd2, बट यहाँ पे जो शेप होगी वो क्या होगी, बिल्कुल sp2 की तरह, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा ये भी, ट्राइगोनल प्लेनर। बट मेन चीज क्या कि इसका संकरण क्या आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sd2 आएगा, ठीक है ना। तो Cr ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और एग्जाम में अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो, उस वक्त कुछ भी क्लिक ना हो रहा हो, इतना अंडरस्टैंडिंग लगा लेना, Cr क्रोमियम डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का है, अगर ये हाइब्रिडेशन करेगा, संकरण करेगा, तो उसके डी के ऑर्बिटल ही यूज हो रहे होंगे, तो sp2 टिक मत कराना, sd2 दिमाग में ले आना कि भाई क्रोमियम डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का धातु है। क्लियर है, ठीक। अगर नहीं समझ में आया और क्वेश्चन ट्राई कर लो, VO2, ठीक है ना, वैनेडियम ऑक्साइड, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar कितना होगा 3d34s2 होगा, ठीक है, 3d34s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर। अब ऑक्सीजन कितने जोड़े हैं जरा देखो, अच्छा VO2 इस पे एक माइनस भी लगा देना, अब ये बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सेम वैनेडियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है निकाल के देखना, +5 आ जाएगा, +5 का मतलब क्या है, वैनेडियम कैसे निकालते हैं, जिनको ऑक्सीजन स्टेट निकालना नहीं है एक बार जल्दी से देख लो, वैनेडियम ऑक्सीजन है, इस पे 2 है और इस पे एक -1 है, तो वैनेडियम जिसका निकालना x प्लस ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, अभी बताया, 2 ऑक्सीजन पे 2 × -2, क्या इस पे ओवरऑल चार्ज है, हाँ जी सर जी बिल्कुल है, -1 चार्ज है, तो लिख देता हूँ इक्वल टू में -1, तो x बराबर कितना आ गया जरा देखो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, अच्छा एक माइनस नहीं आ गया, प्लस में आना चाहिए, जब ये बनेगा, एग्जिस्ट जब ही करेगा, ठीक है ना, उसी के लिए आप निकाल पाएंगे, तो ये आ गया +1, नहीं +1 आएगा -1 आएगा, जल्दी से बताओ, 2 दूनी 4, हाँ -1 +1 ही आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 और एक 5, तो x आ जाएगा यहाँ पे +5, तो +1 ही आना चाहिए, -1 नहीं होगा, ठीक है ना, जब ये शेप बन पाएगी, ठीक है, VO2 प्लस बनाइएगा, ठीक है, +5 का मतलब क्या है, अब जरा देखो, +5 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, सब गायब हो गए, तो वैनेडियम +5 का मतलब है, +5 का मतलब है कि ये Ar हो जाएगा 3d में भी 0 और 4s में भी 0। अब डायरेक्ट संकरण निकाल के देख लो, ये भाई इसका 4s ऑर्बिटल हो गया, ये 3d ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, सभी 0 हो गए ना। इसके बाद देखो 4s में और ये 3d में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, दूसरा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। क्लियर है, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया Sd, तो ये सेम sp की तरह कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ध्यान में रखना, लीनियर हो जाएगा, लीनियर मतलब रैखिक हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, बना के देख लेना, कुछ ऐसी शेप नजर आ रही होगी, ठीक है ना। बस हाइब्रिडेशन मेन बात है, हाइब्रिडेशन ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, और ऑलरेडी ये तो पढ़ा ही चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड एस भी बनाता है, sp भी बनाता है, sd भी बनाता है, तो समझ लो sd यहाँ पे सिग्मा, हालांकि यहाँ pd भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ pd सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह के सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कितने तरह के सिग्मा बॉन्ड सारे बनते हैं, ये सब कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये है सारी से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ और होमवर्क ले देता हूँ, जैसे KMnO4, ठीक है, KMnO4 बनाइएगा, K2Cr2O7 बनाइएगा, सेप बताइएगा, ठीक है, मैं से K2CrO4 कर देता हूँ, ठीक है ना, CrO4 कर देता हूँ, K2CrO4, ठीक है, इनको ट्राई कीजिएगा, इनकी सेप, इनका हाइब्रिडेशन और सेप दोनों ही मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। जैसे बताइए कितना आएगा इसका KMnO4, क्या ये Sd3 आएगा, निकाल के देखना, ऐसे दिखेगा, देखो Mn ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, अगर किसी को नहीं भी आएगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, आपके कमेंट का आंसर मैं कर दूंगा, बाकी हाँ लाइव और रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड के बाद डाउट्स जिसके बनेंगे वो मैं जरूर करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए मैं बता चुका हूँ, मात्र 99 रुपीज का कोर्स है, वो आप जो है परचेज कर सकते हैं, तो इस तरह का सेप बनेगा, संकरण निकाल लेना, Sd3 आ जाएगा। क्लियर है, चलेगा, तो अब लास्ट कुछ टाइम और दीजिए, क्लास आज की लेंदी होगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा, कंसेप्ट आपके बहुत सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगला जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाता हूँ क्या, वीक फोर्सेस, ठीक है ना, वीक फोर्सेस ये हमारे सिलेबस में गिवन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो वीक फोर्सेस जनरली 3 टाइप की देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है इसे मैं कहूंगा कीसम फोर्स, ठीक है, थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में ले सकता था टॉपिक को, ठीक है ना, इससे पहले वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, सब कुछ, बट मुझे नहीं लगता ये सब इतना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, मेन जो आउटकम है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले कीसम फोर्स एक तरह की वीक फोर्स है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है, पोलर मॉलिक्यूल,
ठीक है, पोलर को हम ध्रुवीय बोलते हैं। और जिनको पोलर मॉलिक्यूल का कंसेप्ट नहीं पता तो मैं टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा पोलैरिटी समझाने में कि भाई पोलर का मतलब ये होता है, ध्रुव का मतलब ये होता है जिसपे एक पोल प्लस हो एक पोल माइनस हो, है ना, ध्रुव हो, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनपे चार्ज होते हैं और चार्ज कुछ दूरी पे बटे हुए हो। द सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन सम डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, डायपोल मोमेंट। और जिन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा, ध्रुवीय आघूर्ण होगा, वे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे, ध्रुवीय होंगे। पढ़ा चुका हूँ पहले भी कंसेप्ट को, पर ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। पोलर मॉलिक्यूल वो हैं यदि आप किन्हीं चार्ज को कुछ दूरी पे बांट दें, है ना। हमने फिजिक्स में पढ़ा भी है कि ये जो डायपोल मोमेंट होता है, ध्रुवीय आघूर्ण, इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू। इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, हिंदी माध्यम वालों के लिए ध्रुवीय आघूर्ण, है ना, डाइपोल मोमेंट। ये बराबर होता है कितना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो म्यू वेक्टर बराबर कितना होता है, क्यू वेक्टर इंटू एल वेक्टर। और आप सभी को पता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो वहां पे साइन थीटा आ जाता है। बायो वाले बच्चों के लिए बस बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो म्यू बराबर क्यू एल साइन थीटा होता है और थीटा डिपेंड करता है कितना एंगल वो बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने डायपोल मोमेंट के लिए कुछ और फॉर्मूले पढ़े, याद कीजिए। म्यू बराबर कितना आपने पढ़ा है, कितना, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस कितना, टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। कब पढ़ा है, जब मान लो जैसे कोई मॉलिक्यूल है ए बी और बी, ठीक है। इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट मान लो म्यू वन है, ठीक है, म्यू वन है। इस वाले का डायपोल मोमेंट म्यू टू है। तो यहाँ पे भी हम डायपोल मोमेंट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये कुछ डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। इसके बाद डायपोल मोमेंट जो होता है इसकी यूनिट होती है डी बाय, टी बाय, ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट म्यू वेक्टर क्यू वेक्टर इनटू एल वेक्टर होता है। डायपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है कि चार्ज है, आवेश है, उनको आप कुछ दूरी पे बांट दीजिए, कुछ दूरी पे रख दीजिए, उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। और जिन भी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा तो दैट मींस उसकी म्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। जीरो ना होने का मतलब उनकी कुछ वैल्यू आएगी, मतलब उनमें कुछ डायपोल मोमेंट है, कुछ ध्रुवीय आघूर्ण उनके पास है। अगर उनके पास ध्रुवीय आघूर्ण है तो वे सभी कैसे होंगे, पोलर होंगे। समझ में आ गया होगा पोलर क्या है, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जल है, जल जल का डायपोल मोमेंट कितना होता है, 1.84 होता है, आई थिंक 1.84 डी बाई होता है। तो क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, ध्रुवीय आघूर्ण जीरो है, नहीं है। इसलिए जल भी कैसा होता है, पोलर, है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जल जो है यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। और इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि मैंने ऐसा एक वीडियो बना के डाला है शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो आपको वहां पे कुछ कंसेप्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछा है वो कंसेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है ना। पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट। खैर वापस से आता हूँ कीसम फोर्स पे। तो कीसम फोर्स वहां देखे जाते हैं जहां पे पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना। मैं बोलूँ स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल हो, मतलब प्लस और माइनस चार्ज वाले मॉलिक्यूल हो और ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हो। भाई फोर्स क्या है आपको बता चुका हूँ, एक दूसरे को खींचने की क्षमता। दैट मीन्स ये माइनस चार्ज प्लस को अपनी ओर खींच रहा होगा। सिमिलरली जो ये इस वाले का प्लस चार्ज है, ये दूसरे वाले के माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच रहा होगा। तो इस तरह के जो बल लग रहे होंगे इसको हम कहेंगे कीसम फोर्स। और कीसम फोर्स कहाँ लगेंगे, जहां पे पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ध्रुवीय जो है अणु होंगे। क्लियर। सेकंड, जो यहाँ पे सेकंड टाइप का फोर्स है इसे हम कहते हैं डी बाई फोर्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं डी बाई बल या डी बाई फोर्स, ठीक है। डी बाई फोर्स कहाँ लगेगा, जहां पे एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, अध्रुवीय मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है। तो समझो ये पोलर है तो बच्चों यहाँ पे चार्ज सेपरेट होगा, ये नॉन पोलर है तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब जरा बात को समझो कि जब ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, तो कैसे ये ध्रुव वाले से पोलर वाले से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जनरली हमने कंसेप्ट तो ये पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो कैसे पोलर वाला नॉन पोलर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है ना ये घूम रहा होता है, ठीक है, ये स्पिनिंग कर रहा होता है, ऐसा समझ लो इस बात को। ये घूम रहा होता है, घूमने से क्या होता है कि अपने पे तो उस पे चार्ज है ही, घूमने की वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल पे भी चार्ज जो है जनरेट कर देता है। इसके कुछ उदाहरण आपने देखे भी होंगे कि भाई जैसे याद कीजिए हम बचपन में करते थे कि बालों में जो है एक स्केल लिया, बालों पे रब करा, है ना, और जनरली बाल पे चार्ज, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता था और जैसे पेपर वगैरह सिंपली उस जो आपका आपने स्केल वगैरह लिया है उस पे जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता था। तो सेम वही पेपर वगैरह जनरली नॉन पोलर होता है, स्केल भी नॉन पोलर है, बट हाँ आपने स्टैटिक चार्ज इसके अंदर डाल दिया। तो सेम वही चीज है, यहाँ भी आपने करा स्पिनिंग की वजह से इसमें चार्ज डेवलप हुआ और उसकी वजह से कुछ पार्शियल चार्ज यहाँ भी डेवलप हो गया, मतलब इधर माइनस पार्शियल और इधर माइनस पार्शियल पॉजिटिव। तो ये प्लस क्या करेगा, इस पार्शियल जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और ऑब्वियस बात है ये एक वीक फोर्स होगा, इसलिए इस फोर्स का नाम है डी बाई फोर्स। क्लियर है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे मान लो HCl मॉलिक्यूल आपने ले लिया और मान लो यहाँ पे Cl2 गैस ले ली। Cl2 गैस आप सभी जानते हैं यहाँ पे चार्ज सेपरेट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही Cl के मॉलिक्यूल हैं। अब जब दोनों ही Cl हैं तो ना ही इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच पाएगा ना ही अपनी ओर, ठीक।
तो HCl आपको पता है HCl तो भाई पोलर है, इस पे माइनस होगा, हाइड्रोजन पे प्लस होगा। याद कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा चुका हूँ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे प्लस चार्ज आएगा। बट यहाँ पे बॉन्ड टूटा नहीं है, बस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचा है, इसलिए इस पे पार्शियल माइनस आया, उस पे पार्शियल प्लस आया। और यहाँ पे क्लोरीन पे भी सेम पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, क्यों? क्योंकि घूम रहा है, इस वाले पे भी चार्ज ने जनरेट कर दिया। अब ये माइनस और प्लस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वीक अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं? डी बाई फोर्स कह रहे हैं। क्लियर है? इस वीक अट्रैक्शन को ही हम डी बाई फोर्सेस कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड टाइप का जो फोर्स है, थर्ड टाइप का फोर्स, और याद कीजिए इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने वैंडरवाल रेडियस पढ़ाया था और वहीं बताया था कि वैंडरवाल फोर्स क्या होता है, और पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद में ये भी बोला था। ठीक है ना? तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। वैंडरवाल वैंडरवाल फोर्स। अच्छा, वैंडरवाल फोर्स एक्चुअली किस नाम से आया था? पहले आया था लंदन फोर्स। ठीक है ना? एक्चुअली ये नेम था लंदन फोर्स। ठीक है, तो ये सारे टाइप ही वैसे वैंडरवाल के हैं, वैंडरवाल फोर्स के सारे टाइप हैं, बट इसमें जो मेन टाइप है जिसको एक्चुअली वैंडरवाल फोर्स कहा जाता है वो है लंदन फोर्सेस। ठीक है, लंदन फोर्सेस कहाँ देखी जाती है? जहां पे दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर है। कैसे हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर यदि आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, भाई फोर्स का मतलब अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, मॉलिक्यूल कर रहा है, तो वहां पे जो फोर्स होगा उसको वैंडरवाल फोर्स या फिर लंदन फोर्स बोलेंगे। क्लियर? जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, भाई नॉन पोलर में तो चार्ज होता ही नहीं है ना, अध्रुवीय है, इस पे तो चार्ज होगा ही नहीं, पर होगा क्या? स्पिनिंग करेगा, स्पिनिंग की वजह से अपने ऊपर कुछ हद तक पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप कर पाएगा। सिमिलरली इस साइड भी पार्शियल माइनस है ना, कुछ माइनस चार्ज और कुछ प्लस चार्ज यहाँ भी डेवलप हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। इसी अट्रैक्शन को हम जनरली फोर्स बोल रहे हैं, और इस तरह के फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? वैंडरवाल फोर्स, है ना, वैंडरवाल बल बोल रहे हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो वैंडरवाल फोर्स या जनरली लंदन फोर्स क्या है? एक तरह की नॉन पोलर फोर्सेस हैं। क्लियर? अब इसमें जैसे Cl2 मॉलिक्यूल देख लो, Cl2 मॉलिक्यूल देख लो, आप सभी को पता है भाई दोनों ही Cl हैं, तो दोनों का ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन दोनों की बराबर है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएगा, बट ड्यू टू स्पिनिंग, स्पिन होने की वजह से इस पे कुछ हद तक माइनस, इस पे प्लस, सिमिलरली यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कुछ हद तक डेवलप होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट चार्ज है ना, विपरीत जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ भी आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन से यहाँ भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और इस वीक फोर्स को या तो हम लंदन फोर्स या फिर वैंडरवाल फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, लंदन फोर्स के लिए एक बात और जानना कि लंदन फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 6 के। क्लियर है? दैट मींस वही कि जितना रेडियस कम होगा, मतलब जितनी दूरी कम होगी, उतना ही लंदन फोर्स या वैंडरवाल फोर्स अधिक होगा। ये कुछ मेन आउटकम है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तीन तरह की फोर्स है, वीक फोर्स है, तीनों को याद रखिएगा। पहला पड़ा किस्म फोर्स, जो किसके बीच में होगा? पोलर और पोलर के बीच में। दूसरा पड़ा डी बाई पोलर और नॉन पोलर। और तीसरा टाइप जिसे हम लंदन फोर्स को जनरली वैंडरवाल फोर्स भी कंसिडर कर लिया जाता है। ये किसमें लगता है? नॉन पोलर और नॉन पोलर, मतलब अध्रुवीय और अध्रुवीय जब अणु एक दूसरे को जब आकर्षित करते हैं, उनके बीच का जो बल है उसको हम वैंडरवाल फोर्स या वैंडरवाल बल कह देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे समझते हैं। अब वैंडर वॉल फोर्स के ना कुछ फैक्टर्स हैं, इनको तो जरूर याद कर लीजिएगा। और एक चीज और, एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लीजिएगा कि वैंडर वॉल फोर्स की एनर्जी भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है ना, वैंडर वॉल फोर्स की एनर्जी भी पूछी जाती है। वैंडर वॉल फोर्स, इसकी एनर्जी कितनी एनर्जी यहाँ पे जनरली होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे लेस देन 5 कैलोरी पर मोल की एनर्जी लगती है। खैर ये तो रट्टा वाला क्वेश्चन हो गया, मुझे नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, बट ये हाँ मेन आउटकम है। ठीक है, मैं बताना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं कुछ की पॉइंट्स अपने पास तैयार करके रखता हूँ, हाँ कि ये छोटी छोटी की बातें बताना ना भूल जाऊं। तो वैंडरवाल फोर्स, इसमें जो एनर्जी होती है वो लगभग कम होती है कितने से? 5 किलो कैलोरी पर मोल से एनर्जी यहाँ पे, ऊर्जा यहाँ पे कम होती है। क्लियर? अब इसके अलावा इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे वैंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं? ये फैक्टर याद कर लेना। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर मैं लेके चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैंडरवाल फोर्स होता है, वैंडरवाल जो बल है, ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उस पे वैंडरवाल फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिस पे ज्यादा, उस पे वैंडरवाल बल अधिक लग रहा होगा। बहुत सरल सी बात है। ठीक है, इसे पॉइंट नंबर 1 मान लेता हूँ। सेकंड, ओहो एक मिनट दीजिएगा, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो वैंडरवाल फोर्स है, वैंडरवाल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के। चलिए एक एक उदाहरण लेके भी इसका समझा देता हूँ। सरफेस एरिया के कैसे वैंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद कीजिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम पढ़ते थे, इसमें हम पढ़ते हैं कार्बन की जितनी लंबी चेन होगी, है ना, मान लो ये 5 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, मतलब मैं पेंटेन की बात कर रहा हूँ। C5, 2 क्यों लिख दिया भाई, C5H12 पेंटेन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन वगैरह लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो C5H12 पेंटेन की बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं पेंटेन ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इसका एक आइसोमर लिखना चाहूँ तो आप जानते हैं इसका एक आइसोमर ऐसे भी बन सकता है।
ठीक है। अच्छा, इसका एक और आइसोमर ऐसे भी बन सकता है, आप सभी जानते हैं। इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं ना, इसका बन जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटेन। जिनको नेमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आती है, बस मेन बात को समझना, नेमिंग से मुझे यहाँ मतलब ही नहीं है, मेन बात को समझना। अगर मैं बोलूँ इनमें सबसे बड़ा, सबसे अधिक सरफेस एरिया किसका है, सतह क्षेत्र किसका है, ठीक है ना? किसका सबसे क्षत्रिय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो सरफेस सबसे बड़ा है ना? यहाँ पे सबसे बड़ा सरफेस है, तो ऑब्वियस बात है इसका सरफेस एरिया सबसे अधिक होगा। फिर इसके बाद इसका सरफेस एरिया होगा और सबसे कम सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल किसका होगा? सबसे कम इसका होगा। अगर ये 1 मान लूँ, ये 2 मान लूँ, ये 3 मान लूँ, तो बता दो क्या इसका ऑर्डर होगा? वैन डर वाल्स फोर्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आप कहोगे सर वैन डर वाल्स फोर्स सबसे अधिक फर्स्ट पे लग रहा होगा, देन सेकंड पे लग रहा होगा, सबसे कम थर्ड पे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया पे। आपको साफ-साफ दिख रहा है इसका सरफेस सबसे अधिक है ना? इसका जो सतह है सबसे बड़ी, सतह इसकी है, सबसे अधिक सतह यहीं पे दिखाई दे रही है, तो दैट मीन्स सरफेस एरिया यहाँ पे सबसे अधिक है। सरफेस एरिया अधिक है, दैट मीन्स यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स अधिक लगेगा। क्लियर है? ठीक है? इसके बाद अच्छा, एक और आउटकम यहाँ से देख लेते हैं, इसको भी ऑर्गेनिक में ही जनरली आपने पढ़ा है, तो इस आउटकम को भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्या? कि अगर वैन डर वाल फोर्स होगा, मतलब किसी भी तरह का अगर कोई फोर्स होता है ना, तो ध्यान रखना, वहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो, जिसे हम गलनांक या फिर क्वथनांक भी कहते हैं, हिंदी माध्यम वालों के लिए भी लेके चल रहा हूँ, ध्यान में सुनिएगा, ठीक है? वैन डर वाल फोर्स जो है, गलनांक या किसी भी तरह का कोई बल होता है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ना हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैन डर वाल फोर्स हो या कोई भी तरह का बल हो, अगर वो अधिक हो रहा होगा, तो ध्यान रखना क्वथनांक और गलनांक भी अधिक हो जाएगा। तो सेम यही क्वेश्चन कि ऊपर 1, 2 और 3 बताओ इनका, अगर आपके पास पेंटेन है तो पेंटेन के 3 आइसोमर है ना? पेंटेन के 3 आइसोमर हैं। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट इनकी स्ट्रक्चर अलग-अलग होती है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जांपल है, ठीक है? और ये स्ट्रक्चरल में भी न्यूक्लियर या फिर आपका जो है रिंग सिंपल चेन वाला आइसोमर का ये एग्जांपल है। ऑर्गेनिक में आइसोमर आपका सिलेबस में है भी, पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल के लिए जरा देखो, तीनों ही आइसोमर हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बनेगा, C5H12 भी बनेगा, ठीक है ना? जो अणु सूत्र है, आणविक सूत्र है, वो भी तीनों का सेम ही बनने वाला है, ठीक है? तो वैन डर वाल फोर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ, वैन डर वाल फोर्स उसकी ज्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया अधिक होगा। अगर सरफेस एरिया अधिक है, वैन डर वाल फोर्स अधिक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूंगा तो आप कह दोगे सर पेंटेन का ज्यादा होगा, देन उसके बाद 1 मिथाइल ब्यूटेन का होगा, देन उसके बाद 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का होगा, या फिर मैं इसको नियोपेंटेन भी कह सकता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया, मेन बात सरफेस एरिया, इतना तो समझ में आया होगा ऐसा मान के चलता हूँ। उसके बाद टेंशन ना ले, ऑर्गेनिक में फिर से रिपीट कर दूंगा इस बात। क्लियर है? चलिए, इसके बाद कुछ कंसेप्ट और याद कर सकता हूँ कि वैन डर वाल फोर्स है ना, ये डायरेक्टली इनवर्सली, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली, यहीं से इसी रिलेशन को आगे लेके चल रहा हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन। अच्छा, साइड चेन क्या है? फिर देखो, वही पेंटेन ही देख लो एग्जांपल के तौर पे। ये हो गए 5 कार्बन, पेंटेन हो गया, C5H12 हो गया, ठीक है? C5H12 हो गया। इसके बाद वही ले लो, 1 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसके बाद ये ले लो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना? अब देखो साइड चेन का मतलब ये होता है, देखो यहाँ कोई साइड चेन नहीं है, सिंपल चेन है। साइड चेन का मतलब है देखो साइड में लगा दिया कार्बन, ये देखो साइड में लगा दिया कार्बन, इसे हम कहते हैं साइड चेन, ठीक है? तो जगह देखो क्या बोला है कि जिसकी नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होगी, अधिक होगी, उसकी वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगी। अगर जिसकी वैन डर वाल फोर्स कम होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? सेम बात है। तो देखो नंबर ऑफ साइड चेन इसमें 2 है, इसकी नंबर ऑफ साइड चेन सबसे अधिक है, तो इसमें वही नंबर ऑफ साइड चेन सबसे अधिक है, तो वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा, वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सेम वही बात है, बस घुमा के लिख दिया। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिफ्थ कि भाई जो वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, मोलर मास की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसका मोलर द्रव्यमान अधिक होगा, भाई उसका जो है वैन डर वाल फोर्स अधिक होगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है फ्लोरीन, आपके पास है क्लोरीन। भाई फ्लोरीन ऑब्वियस बात है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और परमाणु भार इसका 19 होता है, बताया था। तो 19 दूनी 38 ये हो जाएगा। और क्लोरीन आप सभी जानते हैं, एक क्लोरीन का 35.5 होता है परमाणु भार, तो 2 का कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो दोनों में से बोलो किसका मोलर मास अधिक है? बताओ भाई। क्लोरीन का अधिक है 71, है ना? तो इसका मोलर मास अधिक है क्लोरीन का, तो इसका वैन डर वाल फोर्स भी क्या होगा? अधिक होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बता दो भाई वैन डर वाल फोर्स का बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो क्लोरीन का मोलर मास अधिक है, तो उसका वैन डर वाल फोर्स भी क्या होगा? अधिक होगा। ध्यान में रखना, वैन डर वाल फोर्स यहाँ पे अधिक होगा, भैया मोलर मास अधिक है। तो क्लोरीन, क्लोरीन में आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लोरीन का वैन डर वाल फोर्स अधिक होगा। अच्छा, वैन डर वाल फोर्स अधिक है तो भाई क्लोरीन का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बेसिकली ज्यादा होगा, है ना? ये भी कह सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हालांकि क्लोरीन एक गैस होती है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ऑलरेडी वो गैसेस फॉर्म में। ठीक है, चलिए अगला सिक्स कंसेप्ट एक और कह सकता हूँ क्या, कि वैन डर वाल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन के, या लिक्विफैक्शन भी बोल देते हैं शॉर्ट। हाँ, लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई गैस है,
है ना गैस, आप सभी जानते हैं गैस में जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं वो अधिक दूरी पे होते हैं, ठीक? अब मैं इस पे हाई प्रेशर लगाऊँ, आप सभी को पता है अगर गैस पे प्रेशर लगाया जाए तो ये पार्टिकल पास-पास आ जाएँगे, है ना? ये कण थोड़े पास-पास आना शुरू हो जाएँगे। अगर ये पार्टिकल पास-पास आना शुरू होंगे तो आपको पता है भई गैस के पार्टिकल बहुत अधिक दूर होते हैं और पास आने ल शुरू हो गए तो ये गैस से किस फॉर्म में आ जाएँगे? द्रव्य फॉर्म में आ जाएँगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएँगे। तो दैट मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस को आप गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं एलपीजी भी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस होती है पेट्रोलियम गैस जिसमें आप इतना प्रेशर लगाते हो, इतना दाब लगाते हो कि वो किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो लिक्विफेक्शन का मतलब ये है किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना, ठीक है? अगर आप वैन डेर वाल्स फोर्स अधिक देखते हैं तो वहाँ पे देखेंगे लिक्विफेक्शन भी अधिक होगा, ठीक है? उसका लिक्विफेक्शन भी अधिक होगा। तो सेम फ्लोरीन और क्लोरीन इसका वैन डेर वाल्स फोर्स अधिक है, तो हमने देखा क्लोरीन का जो मोलर मास है ना? मोलर द्रव्यमान जो है वो क्लोरीन का 71 है, तो दैट मीन्स क्लोरीन का मोलर मास अधिक है, वैन डेर वाल्स फोर्स भी अधिक होगा। अगर इसका वैन डेर वाल्स फोर्स अधिक है तो उसका लिक्विफेक्शन भी अधिक होगा, मतलब ये जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगी। तो फ्लोरीन क्लोरीन में कौन जल्दी लिक्विफाई हो सकता है? तो आप कहोगे सर क्लोरीन जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कुछ फंडास हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, रट लीजिएगा, इन पे क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा वैन डेर वाल्स फोर्स, जितना कांसेप्ट बनना था वो मैं आपको यहाँ पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद अगला जो कांसेप्ट आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको मैं नया ही कांसेप्ट मान लेता हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंदी माध्यम वालों के लिए हाइड्रोजन बंध, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल सी भाषा में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? बहुत तरह हैं इसको पढ़ाने के, बहुत तरीके हैं इसको पढ़ाने के, बट सिंपल से तरीके से लेके चलूँगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि जब हाइड्रोजन किन्हीं मोस्ट 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए, है ना? ऐसा मान के चलो कि जैसे रजिया गुंडों में फँस गई। सेम कहानी है यहाँ पे भी, है ना? कैसे? देखो, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, ये है एचएफ, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये है एचएफ, है ना? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक? अब फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, है ना? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसपे पार्शियल माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूटा नहीं है, बस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर खींच लिया। इसकी वजह से इसपे पार्शियल माइनस आया और हाइड्रोजन पे जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पार्शियल प्लस आया होगा। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, फ्लोरीन पे पार्शियल माइनस। पार्शियल चार्ज जब आता है, जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच ले, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुका हूँ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक सी बात है। अब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा तो इस पे आया माइनस, हाइड्रोजन पे आया प्लस। अब आपको पता है प्लस है, माइनस है, अपोजिट चार्ज है ना? विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने से आकर्षण बल लगाएंगे, क्लियर? सेम यहाँ भी आकर्षण बल लगेगा, क्लियर? अब देखो ये फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही बात मैंने आपसे बोली थी कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जब हाइड्रोजन फँस जाए और वो एक बॉन्ड बना रहा हो, है ना? इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हालाँकि कांसेप्ट और डेफिनिशन थोड़ी-सी अलग है। यही कहा जाता है कि भाई जब भी आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दूसरे हाइड्रोजन जो दूसरे एटम पे लगा होगा, उसपे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। उसी पार्शियल अट्रैक्शन को याद कीजिए, बॉन्ड बंध क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा और उस पार्शियल बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ठीक है ना? उस पार्शियल अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब यहाँ पे ऊर्जा ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अधिक, मैं कह सकता हूँ इसकी ऊर्जा होती है देन वैन डेर वाल्स फोर्स। तो यहाँ जो एनर्जी है वो 5 या 7 किलो जूल से अधिक होगी, 5 या 7 किलो जूल पर मोल से अधिक। दैट मीन्स वैन डेर वाल्स से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स फोर्स का कहीं भी कंपेयर करूंगा तो ध्यान में रखना हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक प्रभावशाली होगा देन द वैन डेर वाल्स फोर्स। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स मैंने बताया था लेस देन है 5 किलो जूल से, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 5 या 7 किलो जूल से अधिक होता है। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है समझ में आया। इसके बाद ये 3 डैश से दिखाते हैं तो खैर थ्योरी पार्ट हो गया कि भैया इसको 3 डैश से जनरली दिखाया जाता है, 3 डैश से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दर्शाते हैं। ठीक है? तो एचएफ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, जिनकी वजह से कुछ उनके ऊपर चार्ज आया, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस, वे अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिनकी वजह से वहाँ जो बंध बन रहा है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ से बनता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कुछ मेन बातें और ध्यान में रख लेनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बनेगा, किन के बीच में बनेगा ये भी ध्यान रख लो पहले। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखे देखे जाते हैं जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको याद कर सकते हो फॉन से भी, FON, फॉन, फॉन ना, घर वाला फॉन, ट्रिंग ट्रिंग, वही फॉन, फॉन से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इन जनरल। अब कुछ बातें और समझना, क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, कहाँ बनाता है इस कंसेप्ट को भी जल्दी से समझाऊंगा। पहले FON को देखो,
कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है, FON बना रहे हैं इन जनरल, क्लोरीन भी बनाता है, कई सारे केस में देखते हैं। सबसे पहले FON क्यों बना रहे हैं और क्लोरीन क्यों बना रहा है समझते हैं। देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए बना रहा है। नाइट्रोजन उसके बाद क्लोरीन और ऑक्सीजन लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उसके बाद नाइट्रोजन होता है। तो एक तो पहली बात हमें समझ में आया कि जो आपका जो एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए पहली बात, मतलब अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिखवाई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में याद कर देगा, फ्लोरीन की लिखवाई थी लगभग 4, उसके बाद ऑक्सीजन क्लोरीन लगभग सेम 3.5, नाइट्रोजन की लगभग 3, याद करिए एक बेसिक आइडिया दिया था। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या मैं बोलूं अधिक प्रभावशाली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन ऑक्सीजन से, देन नाइट्रोजन। क्लियर। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ होनी चाहिए स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। और आप सभी जानते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना, अपने अपने जो है ग्रुप में पहले में आते हैं, और आप सभी जानते हैं नीचे की ओर ग्रुप में जब भी आते हैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो साइज जो है बढ़ता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये अपने वर्ग में सबसे ऊपर आते हैं इसलिए इनका साइज स्मॉल होता है। ठीक है, सेम क्लोरीन के लिए भी ये कहानी है कि भैया ऑक्सीजन जो आपका फ्लोरीन है इसके बाद क्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ आऊंगा तो साइज बढ़ेगा, है ना, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, तो क्लोरीन का साइज बढ़ रहा है, इसलिए क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है ना, इसलिए मैंने बताया मेनली कौन बनाएगा, FON बनाएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाएगा। क्लोरीन कब बनाएगा, देखो HCl एक गैस होती है, अगर मैं बोलूं क्या HCl आपस में हाइड्रोजन बंद बनाएंगे, तो आप ये तो कहोगे सर यहाँ भी प्लस माइनस है तो ये आपस में हाइड्रोजन बंद बनाने चाहिए, बट HCl एक गैस होती है, जो HCl लेबोरेटरी में देखते हो ना, वो क्या है, HCl का सॉल्यूशन है, पानी में उस गैस को घोला जाता है, इसलिए आपने देखा जो लेबोरेटरी में HCl रखा जाता है उसके ऊपर नॉब ढका जाता है उसे, अगर ढकोगे नहीं तो HCl गैस वापस बाहर निकल जाएगी, है ना, पानी में पानी पानी बचेगा, HCl गैस बाहर निकल आएगी। ठीक, तो HCl एक गैस है, ये भी एक गैस है। अब जरा समझो, गैस इनके पार्टिकल के बीच में, इनके कणों के बीच में बहुत अधिक दूरी होती है, जब दूरी अधिक है तो वैसे ही एक वीक फोर्स है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, बहुत वीक ही फोर्स मान के चलो उसे, तो वीक फोर्स है, जब इनके बीच की दूरी अधिक होगी तो क्या एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे, फोर्स लगा पाएंगे, आंसर होगा नो। ठीक है, तो HCl हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनाता है, जब ये गैस लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में आता है, मैं कह सकता हूँ क्लोज टू सॉलिड फॉर्म, जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, आप सभी को पता है सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, अब अगर ये पास पास आ गए तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, समझना बात को, सॉलिड बनेगा, HCl अगर सॉलिड फॉर्म में ला रहे हो, है ना, HCl को अगर ठोस फॉर्म में ला रहे हो, ठोस में कण पास पास होते हैं, पास पास होने की वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो HCl का केस ये सॉलिड फॉर्म में, जब ये आइस वाली फॉर्म में, बर्फ वाली फॉर्म में होगा, बर्फ मतलब जमी हुई फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो समझिएगा तभी आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बंद दिखाई देगा। इन जनरल कौन बनाएगा, क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाएगा। क्लियर है। अब कुछ यहाँ पे की पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला क्या, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना इसकी ऊर्जा कितनी होगी, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है कि बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, है ना, कोई बॉन्ड है तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं कह रहा हूँ जल, ये देखो H2O, ध्यान सुनना, H2O ये जल हो गया, यहाँ पे O और H, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है एक मूल बॉन्ड को बनाने के लिए या तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी बनाने में लगती है उतनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, ये ध्यान में रखना, जितनी एनर्जी किसी बॉन्ड को बनाने में लग रही है उतनी एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने में भी लगेगी। तो एक मूल बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी लगेगी, है ना, मिनिमम एनर्जी लगेगी, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो OH के बॉन्ड की जो एनर्जी होती है लगभग 463 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, 463 किलो जूल पर मोल, है ना, ये बुक में से मैं देख के बता रहा हूँ, मुझे भी इतनी सारी बॉन्ड एनर्जीज याद नहीं है, पर हाँ 450 करीब है, तो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ 463 ये जनरली एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जितनी बॉन्ड की एनर्जी होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके रेस्पेक्ट में होगा x/10, अगर मान लो x है बॉन्ड की एनर्जी, है ना, बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और फॉर्म ए बॉन्ड, एक बॉन्ड को बनाने में जोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, इसको आप किलो जूल में निकाल सकते हो, किलो कैलोरीज में निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी उसका 10वां हिस्सा कर दो, वो जो 10वां हिस्सा होगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होगी, इन जनरल ऐसे इसको निकाला जाता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो OH की अगर बॉन्ड की एनर्जी 463 है तो बताओ OH जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या एनर्जी होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी होगी, तो बेटा इसका बस क्या करना है, 10वां हिस्सा करना है, ठीक है ना, इसका बस 10वां हिस्सा करना, करके देखो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 46.3 किलो जूल पर मोल, 46.3 किलो जूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा आप जरा देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाँ जी बिल्कुल बनाता है, जल का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव माइनस, हाइड्रोजन पाएगा प्लस चार्ज, है ना, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर की वजह से। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ माइनस है, हाइड्रोजन यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ऑक्सीजन देखो, ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन देखो,
ये माइनस है ना, 2 माइनस लगा लेना, क्यों लगा लेना, क्योंकि हाइड्रोजन पे 2 प्लस है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, ये प्लस है, ये प्लस है। अब ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड कौन सा होगा बोलो, वही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऐसे ही देखो यहाँ माइनस प्लस, अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ कितनी एनर्जी होगी, 46.3 किलो जूल पर मोल होगी। क्लियर है? तो इसकी जो रेंज बताऊं, आप इसकी रेंज याद कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रेंज होती है लगभग लगभग बता रहा हूँ 5 से 50 किलो जूल पर मोल तक। देखो ये भी लगभग 50 किलो जूल के अंदर ही आ रहा है। तो 5 से 50 किलो जूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी दिखाई देगी। इन जनरल बता रहा हूँ, कई बार कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे डाटा मुझे भी याद नहीं है, पर हाँ इन जनरल मोटी मोटी बात आप याद कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही मैं बोलूं अमोनिया NH3, क्या नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? हाँ जी बिल्कुल बनाता है ना, बिल्कुल बनाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाँ जी बिल्कुल, दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो भाई NH3 है, अमोनिया है कि नहीं? अच्छा दूसरा अमोनिया है, NH3 है, NH3 है, NH3 है। क्लियर? यहाँ नाइट्रोजन है माइनस 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 3 माइनस, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस है, हाइड्रोजन पे प्लस है, हाइड्रोजन पे प्लस है ना। ये भी देखो नाइट्रोजन माइनस है, तो माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या यहाँ आपको रजिया गुंडों में फंस गए वाला सीन याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो दो नाइट्रोजन के बीच में कौन फंस गया, हाइड्रोजन। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, अच्छा NH के बॉन्ड की एनर्जी बताओ जल्दी से। अगर ये बॉन्ड की एनर्जी है 391 किलो जूल पर मोल, मुझे बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी? आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी एनर्जी होगी? आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कंसेप्ट तो बता ही चुका हूं, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो, ये इंक्रीज हो जाएगा। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, MP मध्य प्रदेश नहीं है। बीपी है बॉइलिंग पॉइंट, MP है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, MP मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, BP बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पे अधिक होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। क्लियर है? सरल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाता है H2O जल, है ना, इसका मोलर मास तो केवल कितना होता है, 18, है ना, कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। और जबकि इथेनॉल C2H5OH, मुझे जल्दी बताएंगे इसका मोलर मास कितना होता है ना, 46 होता है क्या, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो इथेनॉल है और वाटर है, जबकि कहता है इथेनॉल का जो मोलर मास है वो 46 ग्राम पर मोल होता है, और जबकि वाटर का केवल 18 ग्राम पर मोल होता है। तो पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, 100 डिग्री होता है, जबकि इथेनॉल का लगभग 78 डिग्री होता है। वाई, क्या रीजन है? तो हम देखते हैं हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दोनों साइड से बन जाता है। दोनों साइड से बोले तो कैसे बन जाता है, जरा देखो, ऐसे कुछ बनता है, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, देखो इधर वाला हाइड्रोजन भी इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और इधर वाला भी, है ना, ये देखो प्लस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस, देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इस साइड से भी बन रहा है, और सेम आप देख रहे होगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी बन रहा है। जबकि इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो केवल एक साइड से बन पाता है। ये देखो C2H5 है, मैं इसको रफ करके दोबारा से बनाया था, नहीं तो फिर सोचोगे इतने सारे बॉन्ड क्यों बनाती है। 1 मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, ओके, 1 मिनट दीजिए, क्या हो रहा है भाई। चलिए, तो यह है C2H5, ठीक है, बॉन्ड O, और ये H है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा C2H5OH ले लीजिए। ठीक है, ये माइनस है, आप जानते हैं प्लस है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस है। अब ये प्लस और माइनस आपस में फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन बनेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पर इसके इस साइड C2H5 है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने वाला, तो एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जबकि वाटर में दोनों साइड हाइड्रोजन है, दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए हम कह सकते हैं वाटर का जो BP है, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अधिक है। किससे? इथेनॉल से। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लास 1.5 घंटे का हो चुका है, बट कंप्लीट, पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको क्लास जो है मिल रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये कि भाई वाटर जो है आइस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो कैसा बना रहा है, वो टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। कैसा बना रहा है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। बना के दिखा देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है टेट्राहेड्रल यहाँ पे समझाने की, बट हाँ किस तरीके से टेट्राहेड्रल बनाता है समझिएगा। ये सेंटर वाला हो गया, आप एक यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे बनाइए। टेट्राहेड्रल शेप आपको पता है ना, सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है ना, ये देखो, और उसके बाद एक यहाँ बना, ठीक है, ये बना देता हूँ। अब जरा देखो, ये माइनस है तो ये वाले हाइड्रोजन, आइस है, आइस में आपको सभी को पता है भाई, आइस होगा तो सर आइस में तो पार्टिकल पास पास होते हैं, पास पास होंगे तो भाई इनके बीच में अट्रैक्शन भी अधिक लगेगा, आकर्षण भी अधिक होगा।
आकर्षण यदि अधिक होगा तो भाई इनमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, है ना, अधिक से अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो देखो कितने तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, देखो भाई देखो, एक मिनट दीजिएगा, है ना, ऑक्सीजन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दो। अरे भाई ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलिए ठीक है। अब देखो, एक एरा बॉन्ड, दो एरा, तीसरा एरा, चौथा एरा, तो चार तरफ से बॉन्ड बन रहे हैं, चार तरफ से बॉन्ड बनेंगे, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी की तरह दिखाई देगा। तो ये मेन बात है, ध्यान में रखना, कई बार ऐसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। और इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स देख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला समझ लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर और भी बहुत कुछ है हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ाने के लिए, बट बात वही है, कॉस्ट टू बेनिफिट भी देखना है, 75 मार्क्स में कितना पूछा जा सकता है ना, बहुत चीजें और हैं, ठीक। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर जैसे आप वो पढ़ते हो, कौन सी किताब है, जेडीली, तो जेडीली में ये बोला जाता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें दिखा जाता है, तो जेडीली के अकॉर्डिंग जेडीली कहता है कि HF2 माइनस इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, समझ सकते हो, रीजन ये है कि फ्लोरीन एक माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ फ्लोरीन इसमें माइनस होगा, ये प्लस होगा। बेटा जी एक होता है पार्शियल चार्ज और एक होता है पूरा कंप्लीट माइनस चार्ज, है ना, कंप्लीट माइनस चार्ज पार्शियल चार्ज से ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो बेटा जी यहाँ पे जो बंद बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो भी अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा फोर्स वाला होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी जो किताबें हैं जेडीली, ये कहती है कि HF2 का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या रीजन है, क्योंकि भाई अगर केवल आप HF मॉलिक्यूल में देख रहे हो, तो HF मॉलिक्यूल में ये ऑब्जर्व करोगे कि सर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड लग रहा होगा उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, है ना, सरल सी बात। बट यहाँ पे पार्शियल नहीं, एक फ्लोरीन पे कंप्लीट माइनस है, तो यहाँ पे तो माइनस कंप्लीट आ गया, दैट मींस ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियस हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ऐसे करके भी आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए खैर, तो जल्दी से पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। अब डेफिनेशन वगैरह तो एग्जाम में नहीं लिखनी है, तो हमें कंसेप्ट समझना है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, देखो अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब जितने भी अभी टाइप बनाए हैं सारे ही इंटरमॉलिक्यूलर बनाए हैं, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे फ्लोरीन माइनस हाइड्रोजन प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस पार्शियल, ये है बी प्लस है, ये भी माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेम यहाँ प्लस माइनस से जो बॉन्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, इसको भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, विद इन द डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये HF का अलग मॉलिक्यूल है, अणु है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बंद बनेगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले के लिए शायद से अंतः आणविक कहते हैं, अंतः आणविक, है ना, विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, अंतः आणविक इसे कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा टाइप ये ध्यान में रखना है, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हिंदी माध्यम वाले के लिए शायद से अंतरा मॉलिक्यूलर या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। अंतरा आणविक वो है अंतरा आणविक, ये है अंतरा आणविक, ठीक है। अंतरा आणविक का मतलब ये है कि जब एक मॉलिक्यूल होगा, है ना, एक ही मॉलिक्यूल होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, भिन्न भिन्न आपको अणु लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही अणु लेंगे और एक ही अणु के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, इसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं, ऑक्सीजन माइनस पे माइनस लगा दीजिए, हाइड्रोजन पे प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे कैसा है, माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, एक ही मॉलिक्यूल है। अच्छा इसका नाम बताएंगे क्या बनेगा, देखो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बहुत सिंपल सी बात है। तो कैसा बॉन्ड बना रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अच्छा अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल लोगे तो क्या ये इंट्रामॉलिक्यूलर बना पाएगा, इसका आंसर होगा सर पैरा वाला नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि OH और NO2 ग्रुप एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले गए, तो इतने दूर तक ये बल नहीं लग पाएगा, आसपास होंगे तब ये लगेगा, क्लियर। और देखो यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग भी बन रही है, देखो एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर यहाँ, तीसरा मेंबर यहाँ, चौथा मेंबर ये रहा, पांचवा मेंबर ये रहा, 6 मेंबर ये रहा, तो 6 मेंबर की एक रिंग भी बन गई, और इस रिंग को हम चीलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, चीलेशन, तो चीलेशन फॉर्म भी हो गया, ठीक है ना। तो चीलेशन वर्ड भी ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे चीलेशन भी बन गया, चीलेशन का मतलब एक साइक्लिक रिंग बन जाना, ठीक है, चीलेशन इज कॉल्ड साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तो साइक्लिक रिंग आपको बनती हुई दिखाई देगी, क्लियर है। तो यहाँ पे बना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा वो यहाँ पे जो आपने पैरा, आप सभी को पता है अगर अपोजिट में होता है तो उसको हम पैरा पोजिशन कहते हैं, तो यह है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा,
बहुत सरल सी बात है, क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तो इसका आंसर बनेगा नहीं, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बट यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? अभी पढ़ा कि जब दो अलग-अलग मॉलिक्यूल होंगे, है ना? दो अलग-अलग मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जल्दी से एक बार देखते हैं, ये है OH ग्रुप, ठीक है? इस पे पैरा पे लग रहा है NO2 ग्रुप, ये लगा लीजिए, ठीक है? NO2 ग्रुप लगा लीजिए। इसके बाद फिर से ले लीजिए OH ग्रुप, फिर से ले लीजिए आप OH ग्रुप, ये देखिए OH ग्रुप मैंने ले लिया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा लीजिए, ठीक है? आप जानते हैं हाइड्रोजन प्लस है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट से कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर? देखो एक सेम दूसरा मॉलिक्यूल इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ H है तो ऊपर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नहीं समझ में आया तो एक बार बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो OH है, अब दूसरा ऐसे ही ले लो पैरा वाला, ठीक है ना? N, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है? ये OH, तो सेम यहाँ ऑक्सीजन माइनस, तो हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। यहाँ देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन। सिमिलरली देखो एक यहाँ पे O है, तो यहाँ पे एक H लगा दो, ठीक है ना? यहाँ भी सेम अट्रैक्शन लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो मुझे समझ में आता है जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, देखो यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ उसमें 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्ड 3 तरफ से बन रहा है। क्लियर? अब जरा दूसरे वाले मॉलिक्यूल को देखना, ऑर्थो वाले को। ऑर्थो वाले में जहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, वहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इससे जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इसमें केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, अभी पढ़ा ना, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, क्लियर, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जाए तो आंसर दे देना कि भैया पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। बट अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, स्टेबल कौन अधिक होगा, तो हम कहेंगे ऑर्थो वाला पैरा वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल, स्थिरता, क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाला खुद में स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? एक तो इसमें बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इसके अंदर हो रहा है चीलेशन, और जहां भी चीलेशन होता है वहां पे स्टेबिलिटी आती है। चीलेशन का मतलब एक साइक्लिक रिंग बन जाना, और जहां पे भी चीलेशन होगा साइक्लिक रिंग बन जाएगी, तो ये खुद में क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो पैरा प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। क्या रीजन है? तो चीलेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मेन रीजन है, ठीक है? तो ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। कुछ दिन क्लास डिले हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊंगा, ठीक है? नेटवर्क कनेक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अभी मैं ये भी चेक करूंगा ये क्लास जो है अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, कहीं पे नेटवर्क फ्लक्चुएशन तो नहीं होगा, वॉइस कहीं पे जो है कट तो नहीं होगा, ये सारी चीजें चेक करूंगा, उसी के बाद मैं अपलोड करूंगा। अदरवाइज मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है 1.5-2 घंटा मैंने दिया है, ये मुझे फिर से जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? ज्योग्राफी बिल्कुल तैयार है, जैसी नेटवर्क स्टेबल हो जाता है मैं ज्योग्राफी तुरंत डालूंगा। उसके बाद मैं बता ही चुका हूँ मैथमेटिक्स, है ना, जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड है वो पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें 25 मार्क्स के लिए वो भी तैयार करना है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वॉच आवर्स भी ठीक-ठाक हैं, ठीक है ना? और वीडियो भी 101 करीब, मतलब 150 करीब 101 व्यूज़ आ रहे हैं, बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं। आई थिंक बस देखना पसंद कर रहे हैं, और शायद नहीं आ रहा है, मेन रीज़न ये भी हो सकता है। बट हाँ, पसंद आता है तो आपका काम यही बनता है, लाइक करें, उसे शेयर भी करें। 9 टू 12th और ग्रेजुएशन के सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी आपके होंगे, चाहे उत्तराखंड में आप तैयारी करेंगे टीचिंग की, तो वो तैयारी भी आपको पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, टीजीटी के लिए आपको कराई जाएँगी अच्छे से, ठीक है? अभी बस मान के चलिए ये जस्ट एक वो है ट्रेलर, अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत बाकी हैं, पूरी फ़िल्म अभी बहुत बड़ी फ़िल्म बाकी है, बहुत कुछ आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। कॉम्पिटिशन लेवल पे अलग-अलग जो हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल हो गया, चाहे यूकेपीएससी हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, सभी के लिए आपको जो है पूरा कॉम्पैक्ट, एक कहते हैं ना कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह बहुत सारा अभी डाटा पड़ा है, वो आपको पहुँचाना है, ठीक है? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, इसको अब साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।